चैप्टर 126। आइए हम आपको घर वापस ले जाएं। सेउंग जिनवू। जैसे ही जिनवू जाने के लिए खड़ा हुआ, एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गनहुई ने जल्दबाजी में वह प्रस्ताव दिया, यदि आप 1 मिनट प्रतीक्षा करें तो हमारा एक एजेंट एक कार लेकर आएगा। इसके बजाय उसके साथ घर जाने के बारे में क्या ख्याल है? जिनवू को पूरी तरह से समझ में आ गया था कि हंटर एसोसिएशन और विशेष रूप से उसके बॉस गो गनहुई उसके प्रति बेहद आभारी महसूस कर रहे थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि वह चाहता था कि इस तरह की मामूली बात में भी उसके साथ राजघराने जैसा व्यवहार किया जाए। ऐसा नहीं था कि उसका घर बहुत दूर था और उसे कार उधार लेने की जरूरत थी। यदि वह समय बचाना चाहता है तो वह कैसल की सवारी भी कर सकता है, या फिर वापस घर तक दौड़े, जो वास्तव में तेज होगा। इसलिए जिनवू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। धन्यवाद। हालांकि गो गनहुई ने अपना सिर हिलाया और इस पर जोर दिया, मुझे विश्वास है कि आपके लिए घर तक सवारी पहुंचाना अधिक सुविधाजनक होगा। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? गो गनहुई खिड़की के पास पहुंचे और उससे बात की। क्या आप कृपया इस ओर आ सकते हैं? जिनवू भी खिड़की के पास चला गया और तभी उसने इसे देखा। खिड़की के बाहर 1 घंटे से भी कम समय पहले एसोसिएशन के सामने के प्रवेश द्वार पर बहुत कम आबादी हुआ करती थी, लेकिन अब वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी और उसे कोई भी खुला रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ये सभी लोग आपसे मिलने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने सुना है कि आप एसोसिएशन में दौरे के लिए आए थे। जिनवू को ये पूछने की जरूरत नहीं थी कि इन लोगों को कैसे पता चला। ठीक है, मैंने यहाँ पहुंचने के लिए कैसल से उड़ान भरी थी, इसलिए इस दिन और युग में हर कोई अपने चेहरे पर कम से कम एक कैमरा लेकर घूमता है। कैसल पर सवार जिनवू की तस्वीरें और एसोसिएशन के सामने उतरते हुए एसएनएस के माध्यम से जंगल की आग की तरह फैल गईं। और निश्चित रूप से समाचार सुनने वालों में ऑनलाइन पत्रकार भी शामिल थे। बस एक शीर्षक की ही जरूरत थी। लेख स्वयं इतना लंबा भी नहीं था। एसोसिएशन में आए राक्षस का मालिक कौन है? लेख में कहा गया है कि राक्षस निश्चित रूप से वह नहीं था जिसे कोई औसत कह सके, और यह छाया की तरह जेट काला था। अंत में लेख में कहा गया कि संभवतः ये जिनवू द्वारा बुलाए गए प्राणियों में से एक था, क्योंकि यह वैसा ही दिखता था जैसा लाखों लोगों ने अपने टीवी सेट पर देखा था। जिन लोगों ने खबर सुनी और सच्चाई की पुष्टि करने के लिए यहाँ आए, और जो केवल व्यक्तिगत रूप से जिनवू से मिलना चाहते थे, उन्होंने मिलकर एसोसिएशन भवन के ठीक सामने के लॉन में लोगों की इस विशाल भीड़ को इकट्ठा किया। जब जिनवू ने इन सभी लोगों को देखा तो उसके अंदर भावनाओं की बाढ़ आ गई। गो गनहुई ने भी शांति से अपना मुंह खोलने से पहले कुछ देर तक चुपचाप भीड़ को देखा। मुझे यकीन है कि आप अब तक इसके बारे में जानते होंगे। हमारे देशवासी जीत के लिए प्यासे थे। 4 साल पहले जेजू द्वीप पर एक भयावह कालकोठरी टूटने के बाद दक्षिण कोरिया पृथ्वी पर एकमात्र राष्ट्र बन गया जिसने राक्षसों के कारण अपनी भूमि का एक हिस्सा खो दिया। कई देशों ने बाहरी तौर पर अपनी एकजुटता व्यक्त की, लेकिन अंदर ही अंदर वे कोरियाई शिकारियों की बेकारी का मजाक उड़ा रहे थे। जब तक तीसरा वशीकरण ऑपरेशन विफलता में समाप्त हुआ, तब तक ये भावना अपने चरम पर पहुंच गई। 2 साल के अपमान के बाद लोगों को इस खबर से पता चला कि चौथी अधीनता का प्रयास जापानियों के साथ एक संयुक्त अभियान होगा। कुछ संशयपूर्ण आवाजें थीं जो जापानियों की सहायता के बिना राक्षसों से निपटने में असमर्थता के लिए कोरियाई लोगों का मजाक उड़ा रही थीं। दुर्भाग्य से ये वास्तविक कठोर सत्य था। परंतु फिर शक्तिशाली जापानी और उनके 20 से अधिक रैंक वाले एस हंटर्स पीछे मुड़ गए और छापे से भाग गए। फिर भी जिनवू अचानक अपने काले सैनिकों के साथ प्रकट हुआ। ये तो समझ में आता था कि लोग उसके बिल्कुल दीवाने हो जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे कोई मृद्यान में अपनी प्यास बुझाता है, नागरिकों ने जिनवू के करतब देखे और अपनी शक्तिहीनता की भावना को दूर कर दिया। कई दर्शकों को अपनी बेलगाम खुशी को रोक पाने में असमर्थ होकर सड़कों पर उतरना पड़ा, और जब उन्होंने जिनवू के ठिकाने के बारे में सुना तो वे यहां भाग आए। बेशक मुझे यकीन है कि आप भी अपने राक्षस का उपयोग करके उड़ सकते हैं। गो गनहुई ने बगल से धीरे से मुस्कुराया। हालांकि मेरा मानना है कि भीड़ को ध्यान में रखते हुए आपको नीचे जाना चाहिए, क्योंकि लोगों को एक नायक की जरूरत है। आप देखिए। जिनवू ने धक्का देकर कांच का दरवाजा खोला और एसोसिएशन भवन से बाहर निकल गया। सारी अव्यवस्था अचानक तुरंत शांत हो गई। यहाँ एकत्र हुए सभी लोगों ने अपना मुंह बंद रखा और चुपचाप जिनवू को देखते रहे। जिनवू के कपड़ों के कई हिस्सों पर अभी भी उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के निशान मौजूद हैं। वहां चींटी राक्षस के शारीरिक तरल के धब्बे थे और कुछ हिस्सा उत्परिवर्तित चींटी राक्षस के हाथों से फट भी गया था। हालांकि यहाँ एक भी व्यक्ति ने जिनवू की वर्तमान उपस्थिति का मजाक नहीं उड़ाया।
नहीं, नागरिक चुपचाप उसे देखते रहे जबकि उनके सीने में गहराई से कुछ उबलता हुआ महसूस हुआ। जिन वू ने भी चुपचाप उनकी ओर देखा। जैसे ही उसके और नागरिकों के बीच भारी सन्नाटा छा गया। हंटर महोदय, कृपया इस तरफ। वू जिन चेओल को अब जिन वू का मार्गदर्शन करने का काम सौंपा गया था और उसने ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाया। मॉनिटरिंग डिवीजन के एजेंट आगे बढ़े और भीड़ से उनकी समझ पूछते हुए आगे का रास्ता बनाया। नागरिक बिना किसी शिकायत के एक ओर चले गए। हालांकि एकमात्र अपवाद था। एक दादाजी जिन वू के सामने चले गए जब प्रतीक्षा कर रही कार के लिए ज्यादा दूरी नहीं बची थी। हंटर महोदय, मॉनिटरिंग डिवीजन के एजेंटों में से एक ने दादाजी को रोकने की कोशिश की, लेकिन बूढ़े व्यक्ति का आंसुओं से लथपथ चेहरा देखकर वह कुछ झिझके, इससे पहले कि उन्हें एक कदम पीछे हटना पड़ा। क्योंकि जिन वू ने एजेंट को रोक रखा था, इसीलिए दादाजी अंततः जिन वू के सामने खड़े होने में सक्षम थे। उनके चेहरे से मोटे आंसू बह निकले और उन्होंने दबी हुई आवाज में युवा शिकारी को पुकारा। हंटर महोदय, आपका धन्यवाद। मेरा बेटा अब वह अपनी आंखें बंद कर सकता है और आराम कर सकता है। दादाजी लड़खड़ा गए क्योंकि उनके पैरों से ताकत चली गई। गिरने से पहले जिन वू ने तुरंत उन्हें संभाल लिया। दादाजी ने जिन वू के हाथों और बाहों को पकड़ लिया और बार बार अपना सिर झुकाते रहे। मैंने केवल वही किया जो करना था। कृपया खड़े होने का प्रयास करें। वू जिन चेओल ने दादाजी की सहायता करने में मदद की और फिर अभी भी रो रहे बूढ़े व्यक्ति को अपने अधीनस्थ को सौंप दिया। वह करीब आया और जिन वू से फुसफुसाया। हंटर महोदय, भीड़ बढ़ती जा रही है। शायद हमें आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है। जिन वू ने सिर हिलाया। वू जिन चेओल ने कार का पिछला दरवाजा खोला और उसे वहीं रोक दिया। कार में चढ़ने से पहले जिन वू ने भीड़ पर आखिरी बार नजर डाली। यह अज्ञात था कि इसे सबसे पहले किसने शुरू किया था। भीड़ में से किसी ने तुरंत धन्यवाद के संकेत के रूप में जिन वू की नजरें मिलते ही अपना सिर नीचे कर लिया, लेकिन फिर सभी ने उसका अनुसरण किया और वैसा ही किया। जहां भी उसकी नजर गई, वास्तविक प्रशंसा से भरा अभिवादन उसके पास वापस आ गया। हंटर महोदय, वू जिन चेओल की चिंतित आवाज ने जिन वू को जगाया और तभी वह पूरी तरह से कार में चढ़ गया। वू जिन चेओल सामने वाले यात्री की सीट में घुस गया, जबकि उसके अधीनस्थ ड्राइवर की सीट पर बैठ गए। आखिरकार कार धीरे धीरे एसोसिएशन के मैदान से दूर चली गई। बिना एक शब्द कहे जिन वू ने खिड़की के बाहर देखा। भीड़ कार को तब तक देखती रही जब तक वह गायब नहीं हो गई। वह सीट पर पीछे झुक गया और अपना हाथ अपनी धड़कती छाती पर रख दिया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था क्योंकि उपलब्धि की अद्भुत भावना उसे भर रही थी। जब एसोसिएशन के अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि उसे भीड़ से मिलना चाहिए तो उसे शुरू में निराशा महसूस हुई, लेकिन अब उसे खुशी थी कि वह उनके सामने से यूं ही नहीं गुजरा। ऐसा लगा जैसे उसकी हर एक नजर अच्छे से किए गए काम का इनाम थी। यह तब था। आह! जिन वू के अनजाने में चिल्लाने के बाद वू जिन चेओल ने जल्दी से अपने पीछे देखा। क्या कुछ हुआ, हंटर महोदय? नहीं, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। जिन वू को अब ही याद आया कि उसने बिना किसी स्पष्टीकरण के टीवी तोड़ दिया था ताकि वह अपनी मां को महसूस होने वाले सदमे को कम कर सके। उसने बेबसी से अपने माथे पर मालिश की। मैं ये सब कैसे समझाऊं? यकीन से उसने घर से 13 मिस्ड कॉल ढूंढने के लिए अपना फोन वापस चालू किया। ऑनलाइन मंचों पर भी हंगामा मच गया, लेकिन इसकी उम्मीद की जानी थी। जेजू द्वीप पर कब्जा करने की छापेमारी पहली बार थी जब जिनवू ने अपनी रैंकेस लाइसेंस प्राप्त करने के बाद से अपनी सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज की थी। यह उसके सार्वजनिक पदार्पण जैसी ही बात थी। और अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति के दौरान उसने उत्परिवर्तित राक्षस चींटी को परास्त किया जिसने सभी को भयभीत कर दिया और फिर अपने बुलाए प्राणियों के साथ भागने के मार्ग को अवरुद्ध करने वाली हजारों चींटियों को उड़ा दिया। मैच के बाद सड़कों पर उमड़े उत्साहित प्रशंसकों की तरह छापे का प्रसारण देखने वाले सभी लोगों ने अपनी राय देने के लिए ऑनलाइन लॉगिन किया। वाह, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने सोचा कि आप इतने सारे बुलाए गए प्राणियों को बाहर नहीं बुला सकते। सेओंग जिन वू हंटर महोदय के बुलाए गए प्राणियों के हमले को देखने से मेरा 10 साल पुराना ट्यूमर ठीक हो गया। वैसे श्रीमान, वह ट्यूमर अवश्य ही मामूली रहा होगा क्योंकि वह आपको केवल 10 वर्षों से था। ये बहुत अच्छा था, ये सबसे अच्छा था। मैंने 4 साल पहले जेजू द्वीप पर अपने माता पिता को खो दिया था। मुझे पता है कि सेओंग जिन वू हंटर महोदय इसे नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये ऑपरेशन सभी दक्षिण कोरियाई नागरिकों का हित हासिल करने में कामयाब रहा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि विभिन्न ऑनलाइन मंच छापे से संबंधित कहानियों से भरे हुए थे और उन चर्चाओं में जिन वू का नाम हमेशा सामने आता था।
साथ ही जिन वू के कौशल को कितनी ऊंची रेटिंग दी जानी चाहिए, इस पर एक गर्म बहस उन नेटिजन्स के बीच शुरू हो गई जो तुलना के प्रति अपने प्रेम के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी शक्तियों के साथ क्या हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हमारे देश में अब हमारे बीच एक विशेष प्राधिकरण रैंक भी है? केवल उसी के साथ आपको प्रतिदिन किमची सूप का सेवन सीमित करना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं? उसने लगभग अकेले ही रैंक एस कालकोटरी को पार कर लिया, और उसके और अन्य रैंक एस हंटर्स के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, आप जानते हैं। हंटर सेओंग जिन वू का रिकॉर्ड पर्याप्त व्यापक नहीं है। यदि उसका कौशल वास्तविक है तो देर सबेर लोग उसे स्वीकार कर लेंगे। किसी भी मामले में यार, वह बहुत ही अद्भुत था। ई रैंक वाला व्यक्ति सामान्य व्यक्ति से थोड़ा ही बेहतर होता है, तो उसके जैसा कोई व्यक्ति इतना मजबूत कैसे हो सकता है? क्या हंटर सेओंग जिन वू फिर से जागृत हो गया है? बहुत से लोग यह नहीं जानते कि सेओंग जिन वू एक पुनः जागृत व्यक्ति है। उसने अपनी निजी जानकारी को तुरंत सुरक्षित रखने के लिए आवेदन किया, इसलिए बेशक कई लोगों में से कुछ लोग ऐसे भी थे जो जिन वू के बारे में बहुत असहज महसूस करते थे। लेकिन रुकिए, यदि सेओंग जिन वू ने शुरू से ही छापे में भाग लिया होता तो मिन ब्यून गू की मृत्यु नहीं होती, है ना? वह शुरू में ही बाहर रहना चाहता था, तो वह बीच में क्यों आया? ऐसा लगता है कि मेरे से ऊपर के लोगों ने अभी तक एसोसिएशन द्वारा खुद को समझाने वाला लेख नहीं देखा है। कौन सा लेख? कृपया लिंक करें। लेख की सामग्री इस प्रकार थी। भले ही उसे एस रैंक दिया गया था, जिन वू के पास उच्च रैंक वाली कालकोटरियों में प्रवेश करने का अनुभव नहीं था। इसलिए एसोसिएशन ने उसे शुरू से ही छापेमारी टीम में शामिल करने के बजाय आपातकालीन स्थिति में उसे पास में ही रिजर्व में रखने का फैसला किया। एक बार जब स्थिति गंभीर हो गई तो उन्होंने उसे तुरंत अंदर डालने का फैसला किया। ये जल्दबाजी में बनाई गई कहानी थी, लेकिन ये जनता को समझाने के लिए पर्याप्त साबित हुई। ये हंटर सेओंग जिन वू के लिए सबसे अच्छा काम है जो मैं कर सकता हूँ। गोह गनहुई की त्वरित प्रतिक्रिया आलोचना के तीखे तीरों को जिन वू की ओर बढ़ने से रोकने में सक्षम थी, जबकि बाद के निजी मामलों को सार्वजनिक सुर्खियों से दूर रखने में भी कामयाब रही। इसके लिए धन्यवाद। कुछ लोगों ने अपने स्वयं के हंटर्स की क्षमताओं को ठीक से मापने में एसोसिएशन की असमर्थता की निंदा की, लेकिन किसी ने जिन वू की दिशा में दोष की उंगलियां नहीं उठाई। नहीं, जनता की नजरों में जिन वू की प्रशंसा और भी बढ़ गई। स्थिति अपने सबसे खराब बिंदु पर थी। जापानी टीम को द्वीप से समय निकालने का काम सौंपा गया था और कोरियाई टीम को निश्चित विनाश का सामना करना पड़ रहा था। फिर भी उसने एक बार भी शिकायत नहीं की और अकेले ही चींटियों की सुरंग में कूद गया। अगर किसी ने मुझे पीछे से धक्का भी दिया होता तो भी मैं वहां नहीं जा पाता, क्योंकि मैं डर जाता। अन्य रैंक एस हंटर्स का वहां नरसंहार हो रहा था, तो मुझे क्या करना चाहिए? वहां प्रवेश करते समय उसने क्या सोचा? क्या सेओंग जिन वू को सभी शिकारियों का सच्चा आदर्श नहीं होना चाहिए? क्या भाग न लेने के लिए सेओंग जिन वू की आलोचना करने वाले मूर्खों को अभी से ही उससे माफी की भीख नहीं मांगनी चाहिए? इसलिए जब आप कुछ भी नहीं जानते हो तो आपको इस तरह चिल्लाना नहीं चाहिए। जिन वू तेजी से दक्षिण कोरिया में सबसे प्रसिद्ध शिकारी बनता जा रहा था, उसकी घबराहट के कारण। हालांकि उसने शुरू में ही अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा के लिए अनुरोध किया था, फिर भी उसकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती रही। 2 दिन पश्चात हंटर मिन ब्यून गू के अवशेषों को बरामद करने के लिए सैन्यकर्मी और शिकारी जेजू द्वीप पर उतरे। वे येओंगनाम जिले के गिल्ड नाइट ऑर्डर से थे। हालांकि वे दक्षिण कोरिया का प्रतिनिधित्व करने वाले 5 बड़े गिल्डों में से एक थे, लेकिन उनके बीच में एक रैंक एस हंटर की कमी थी और इसलिए वे छापे में भाग नहीं ले सके। उन्हें इस घटना से अपनी प्रतिष्ठा कम होती महसूस हुई और वे इस मिशन के लिए स्वेच्छा से आगे आए। इसके लिए धन्यवाद। मामला काफी तेजी से आगे बढ़ा। विशेष रूप से प्रशिक्षित सैनिकों को कुछ झिझकते देख शिकारियों को मोर्चा संभालना पड़ा। इसे रोको और चलो। पहले से ही मैं आपको बता रहा हूं, इस द्वीप पर एक भी पता लगाने योग्य जादुई ऊर्जा नहीं है। तुम लोग बहुत ज्यादा अविश्वासी हो। बहुत आगे तक चल रहे शिकारियों ने सिपाहियों पर हाथ हिलाया। झिझक रहे सैनिकों ने सावधानी से पीछा किया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी चौकसी बरकरार रखी। शिकारियों के दृष्टिकोण से वह निश्चित रूप से देखने में एक निराशाजनक दृश्य था, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिल रही थी। सामान्य लोग जादुई ऊर्जा को महसूस नहीं कर सकते थे, न ही वे राक्षसों से लड़ने में सक्षम थे। इसलिए वे केवल इस तरह अत्यधिक सतर्क रह सकते थे। नाइट ऑर्डर के गिल्ड मास्टर ने नाखुश होकर ताली बजाई और अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए अपने हाथ अपनी कमर पर रख लिए। उसका जबड़ा अपने आप खुला रह गया। वे चींटियों की सुरंग के जितना करीब पहुंचे, जमीन पर मृत चींटियां बिखरी हुई थीं, उनकी संख्या उतनी ही अधिक थी। नहीं, बल्कि अब वे छोटे छोटे पहाड़ों जैसे दिखते थे।
वाइस गिल्ड मास्टर, एक करीबी दोस्त और एक साथी हंटर जिसके साथ वह लंबे समय तक लड़ा था, ने असहाय होकर अपना सिर हिला दिया। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? आप मुझे बता रहे हैं कि एक अकेले शिकारी ने यह सब किया। नाइट ऑर्डर गिल्ड ने भी अनगिनत अन्य शिकारियों के साथ तीसरे अधीनता ऑपरेशन के दौरान भाग लिया। इसलिए वे यहां मौजूद किसी भी व्यक्ति से बेहतर जानते थे कि ये जीव कितने डरावने हो सकते हैं। ये सोचने के लिए कि उन चींटियों का अंत इस दयनीय स्थिति में हुआ। बहुत खूब। वह बच्चा सियोंग जिनवू, या उसका जो भी नाम था, वह कोई साधारण आदमी नहीं है, ये निश्चित है। वाइस गिल्ड मास्टर ने अपने चारों ओर देखना जारी रखा और थोड़ा तंग आकर बोला, उसने इस विशाल द्वीप पर हर एक चींटी का सफाया कैसे कर लिया? मैं स्वयं इसके बारे में आश्चर्यचकित हूं। नाइट ऑर्डर के विशिष्ट सदस्य राक्षस संबंधी सभी चीजों में बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। मृत राक्षसों के ढेर पर ढेर देखकर केवल आश्चर्यचकित हो सकते थे। अंततः हालांकि उनके आश्चर्यचकित कदम उन्हें चींटी सुरंग के प्रवेश द्वार तक ले आए। सर, मैं इसे देख सकता हूं। हाँ, मैं भी। शिकारी चींटियों की सुरंग के सामने रुक गए ताकि वे सैनिकों के साथ उसमें प्रवेश कर सकें। बाद वाला समूह अभी भी कुछ दूरी पर था। चूंकि इंतजार के दौरान करने को ज्यादा कुछ नहीं था, गिल्ड मास्टर ने सिगरेट सुलगा ली। वाइस गिल्ड मास्टर ने भी अपने लिए एक जलाई, परंतु फिर वाइस के होठों से उस जलती हुई सिगरेट को बिना रुके गिरते देखकर गिल्ड मास्टर की भौहें सिकुड़ गईं। क्या बात, सर। जैसे ही मास्टर ने सामने की ओर इशारा किया, वाइस गिल्ड मास्टर ने तुरंत उसके कंधे पर थप्पड़ मारा। बाद वाले को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने तुरंत अपना सिर सामने की ओर कर लिया। सुरंग के प्रवेश द्वार पर एक आदमी की स्पष्ट छाया दिखाई दी। चौड़ी आंखों वाला गिल्ड मास्टर बोलने के लिए अपना मुंह खोलने से पहले आश्चर्य से कांप उठा। आप कौन है? चैप्टर 127। नाइट ऑर्डर गिल्ड के मास्टर पाक जोंग सू को अपनी आंखों पर संदेह करना पड़ा, क्योंकि उसी समय चींटी सुरंग के प्रवेश द्वार से एक अच्छा दिखने वाला विदेशी व्यक्ति इत्मीनान से टहल रहा था। लेकिन यह बिल्कुल असंभव था। चींटियों का पूरी तरह से सफाया किया जाना अभी भी एक शीर्ष रहस्य होना चाहिए, तो ये कैसे हो सकता है? जमीन पर जो कुछ भी इधर उधर घूमता हुआ पाया गया, वो वस्तुतः शीर्ष श्रेणी के जादुई क्रिस्टल थे। इसलिए एसोसिएशन ने चींटियों के विनाश को गुप्त रखने का फैसला किया ताकि उन उद्यमी आत्माओं को यहां मौका लेने से रोका जा सके, कम से कम तब तक जब तक वे इस समस्या का उचित समाधान नहीं ढूंढ लेते। इसलिए केवल कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे कि इस द्वीप पर कोई राक्षस नहीं बचा है। ये केवल उस हद तक है जब एसोसिएशन मिशन को हमें सेना को सौंपती है, और फिर हंटर सेओंग जिनवू। हालांकि पाक जोंग सू पूरे विश्वास के साथ अपनी पूरी जिंदगी की बचत पर शर्त लगा सकता था कि चींटी सुरंग के सामने खड़ा आदमी निश्चित रूप से सेओंग जिनवू नहीं था। उस आदमी का चेहरा कोई कैसे भूल सकता है? वह न केवल दक्षिण कोरिया में सबसे चर्चित हंटर था, बल्कि उसने नाइट ऑर्डर की मस्ट स्काउट सूची में शीर्ष स्थान पर भी कब्जा कर लिया था। पाक जोंग सू ने फिर पूछा, मैंने तुमसे पूछा कि तुम कौन हो? तुम वहां से बाहर क्यों आ रहे हो? यह अज्ञात था कि क्या विदेशी को उसके मुंह से निकला एक भी शब्द समझ में नहीं आया, या वह पहले उत्तर देने की योजना नहीं बना रहा था। नहीं, वह आदमी वहीं खड़ा था और मुस्कुरा रहा था। नाइट ऑर्डर का वाइस मास्टर जियोंग युन ताए पाक जोंग सू के ठीक बगल में पहुंचा। उनकी संदिग्ध निगाहें विदेशी पर मजबूती से टिकी हुई थी। सर, क्या वह आदमी भी एक इंसान है? मुझे खुद पर यकीन नहीं है। वे रहस्यमय आदमी से किसी जादुई ऊर्जा के उत्सर्जन को महसूस नहीं कर सके, इसलिए वह न तो शिकारी हो सकता था और न ही राक्षस। लेकिन किसी कारण से वह भी यह अजीब आभा उत्सर्जित कर रहा था। जियोंग युन ताए हमेशा पहले काम करो बाद में बात करो प्रकार का व्यक्ति रहा है। लेकिन अशुभ आभा को महसूस करने के बाद भी उसे एक कदम पीछे हटना पड़ा और सावधानी से अपने आसपास का निरीक्षण करना पड़ा। दुर्भाग्य से सैनिकों के पास हंटर जैसी संवेदी धारणा नहीं थी। उन्हें देर से ही विदेशी की मौजूदगी का पता चला और उन्होंने झट से अपने हथियार उठा लिए। पाक जोंग सू ने तुरंत उन्हें मना कर दिया, इस डर से कि कहीं वे अनजाने में किसी की हत्या न कर दें। गोली मत चलाओ, वह कोई राक्षस नहीं है। तो क्या वह एक इंसान है? ठीक है, वह है। शायद। पाक जोंग सू केवल कुछ हद तक असंबद्ध अभिव्यक्ति के साथ अपना सिर हिला सकता था। आप केवल एक इंसान हो सकते हैं यदि आप राक्षस नहीं हैं। पाक जोंग सू के ज्ञान के सीमित दायरे का मतलब था कि वह केवल इस दोषपूर्ण निष्कर्ष पर ही पहुंच सकता था। सैन्य कमांडर ने संक्षेप में अपना सिर हिलाया। समझा, यहां से हम उस व्यक्ति के मामलों को संभालेंगे। मुझे क्षमा करें, मुझे लगा कि आप लोग हंटर मिन ब्यूंग गू के अवशेषों को घर वापस ले जाने के लिए यहां आए हैं।
हमारे आदेश हंटर मिन ब्यूंग गू के अवशेषों को सुरक्षित करने के साथ साथ द्वीप पर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए थे। इसका सार समझकर पाक जोंग सू पीछे हट गया। यदि वे राक्षसों या अन्य शिकारियों से निपट नहीं रहे थे तो नाइट ऑर्डर को यहां शामिल होने की जरूरत नहीं थी। इसके अलावा वे इस तरह अनावश्यक सिरदर्द में भी नहीं फंसेंगे। कमांडर रहस्यमय व्यक्ति पर चिल्लाया, आप इस समय एक प्रतिबंधित क्षेत्र के अंदर हैं। कृपया मेरे आदेशों का अक्षरशः पालन करें, अन्यथा आपको शूट दिया जाएगा। रहस्यमय आदमी मुस्कुराता रहा, उसके चेहरे पर घबराहट का एक भी संकेत दिखाई नहीं दिया। सैनिकों ने मन ही मन सोचते हुए अपनी लार निगल ली, क्या हम सचमुच उस पर गोली चलाने जा रहे हैं? यह इन सैनिकों की ओर से अपेक्षित प्रतिक्रिया थी, जिन्होंने पहले कभी किसी अन्य इंसान पर ट्रिगर नहीं खींचा था। शिकारी भी अब तनावपूर्ण भाव लिए हुए थे। वे सोचने लगे कि इस स्थिति में कुछ अजीब हो रहा है जब वह रहस्यमय आदमी इस तरह मुस्कुराता रहा। तभी उस आदमी ने अपना हाथ पतलून की जेब के अंदर डाल दिया। वह आदमी, क्या वह सचमुच एक इंसान है? क्या कोई इतना बेपरवाह रह सकता है जब इतनी सारी बंदूकें उसकी ओर इशारा कर रही हो? पाक जोंग सू की अभिव्यक्ति धीरे धीरे कठोर हो गई। इस बीच सैनिकों की घबराहट तब चरम पर पहुंच गई जब उन्हें रहस्यमय आदमी के हाथ दिखाई नहीं दे रहे थे। गोली न चलाना, गोली न चलाना, अभी तक नहीं। जैसे ही वह अपने सैनिकों पर चिल्लाया, कमांडर की गर्दन पर एक मोटी नस उभर आई। परंतु फिर, कमांडर देखो, उस जरूरी पुकार को सुनते ही कमांडर ने तुरंत अपना सिर उस रहस्यमय व्यक्ति की ओर घुमाया। वह आदमी धीरे धीरे अपना मुंह खोल रहा था। उसे यहां बोली जाने वाली भाषा समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं था कि उसने इसके बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन सबसे पहले जिस तरह से उस आदमी की आवाज थी और जिस तरह से उसने शब्दों का उच्चारण किया था, उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि इसकी उत्पत्ति पृथ्वी से भी नहीं हुई थी। क्या क्या बोल रहा था? जबकि सैनिक इस स्थिति से असमंजस में थे जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। पाक जोंग सू के होंठ अपने आप ही फड़फड़ाने में व्यस्त थे। राक्षस भाषा। कभी कभी उच्च श्रेणी की कालकोठरियों में बुद्धिमान राक्षसों से मुलाकात हो सकती है। उस आदमी ने जो कहा वह लगभग उन प्राणियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा जैसा लग रहा था। मतलब यह है कि इससे पहले कि कमांडर अपना वाक्य, क्या वह एक राक्षस है? रहस्यमय व्यक्ति ने जेब से हाथ बाहर निकाला। पूरे देश में कानफोड़ू गर्जना गूंज उठी। जब उस रहस्यमय व्यक्ति ने संदिग्ध तरीके से व्यवहार किया, तो अच्छी तरह से प्रशिक्षित विशेष बल के सैनिकों में से एक ने प्रतिक्रियाशील रूप से ट्रिगर दबा दिया। कमांडर की स्तब्ध आंखें तुरंत उस आदमी पर टिक गईं। गोली उस आदमी के चिकने माथे को भेदने में असफल रही और हल्की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ी। उसके चेहरे की मुस्कान पहले ही खत्म हो चुकी थी। यह एक राक्षस है। यह कोई इंसान नहीं है। उनका रोना केवल कुछ क्षण के लिए ही रहा, क्योंकि जैसे ही उस आदमी की आंखों का रंग लाल हो गया, यहां मौजूद हर किसी को अपने दिलों पर एक अविश्वसनीय दबाव कसकर महसूस हुआ। परंतु फिर, अपनी डोर कटी हुई कठपुतलियों की तरह, सैनिक और शिकारी उंगलियों की तेज आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़े। इस घटना के लिए वह रहस्यमय आदमी जिम्मेदार नहीं था। उसने अपने पीछे देखा और गवाही देते हुए बोला, आपको क्या लगता है कि आप क्या कर रहे हैं? अब उसके पीछे एक छोटे कद का अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। यहां हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने अभी उन सभी को सुला दिया है। अधेड़ उम्र का आदमी भी इंसानों की भाषा नहीं बोल रहा था। वास्तव में रहस्यमय आदमी दुखी लग रहा था, लेकिन फिर भी वह अपने नए मेहमान से सहमत था। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी नजर चींटियों की सुरंग के अंदरूनी हिस्से की ओर घुमाए और पूछा, क्या आपने इसकी पुष्टि की? रहस्यमय आदमी ने सिर हिलाया। ये निश्चित रूप से उसकी शक्ति है। कितनी अजीब बात है। अधेड़ उम्र के आदमी की नजर अब ढहे हुए हंटर्स पर चली गई। वह इन इंसानों की मदद क्यों कर रहा है? कौन जानता है कि वह क्या सोच रहा है? यदि आप उत्सुक हैं, तो आप व्यक्तिगत रूप से उससे क्यों नहीं पूछते? मैं मना कर दूंगा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आगे बढ़ने से पहले अपना सिर हिलाया। हम योजना के अनुसार शिकार शुरू करते हैं। कुछ नहीं बदला है। समझ गया। अधेड़ उम्र के आदमी ने हल्के से अपना हाथ हवा में घुमाया। एक व्यक्ति के प्रवेश के लिए पर्याप्त छोटा काला गेट वहां खुलता था। अरे वैसे तो। अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ी देर रुका और अपने पीछे देखा जब रहस्यमय आदमी ने उसे बुलाया। मुझे लगता है उनमें से एक यहाँ है। तुम्हारा मतलब है यहाँ दक्षिण कोरिया में? चूंकि हम यहाँ हैं, तो पहले हम उस लड़के का ख्याल कैसे रखें? अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर ली। जल्द ही रहस्यमय आदमी जिस जानकारी के बारे में बात कर रहा था वह उसके दिमाग में प्रवाहित हो गई। हालांकि अधेड़ उम्र का व्यक्ति पूरी तरह आश्वस्त नहीं दिख रहा था। अगर यह यहीं आसपास है, चलो इसे उसके हाल में छोड़ दें।
आप इसमें शामिल नहीं होना चाहते, क्या ऐसा है? इसके बारे में इस तरह सोचना ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अधेड़ उम्र का आदमी और उसकी पीछे आती आवाज जल्द ही गेट के साथ ही गायब हो गई। ये पुष्टि करने के बाद कि काला गेट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है, रहस्यमय व्यक्ति अपने आप में बुदबुदाया। कितना काया है। उसने जमीन पर पड़े सभी स्थिर मनुष्यों पर नजर डाली। वे केवल थोड़ी देर के लिए बेहोश हुए थे और जल्द ही उन्हें होश आ जाना चाहिए। उस आदमी ने व्यंग्यात्मक ढंग से खर्राटे लेते हुए अपना हाथ इंसानों की ओर बढ़ाया। तथापि उसने चुपचाप अपना हाथ हटा लिया। ठीक है, हंगामा मचाने की कोई जरूरत नहीं है। वह एक छोटे गेट में भी दाखिल हुआ और वहां से गायब हो गया। रात में देर से जिन वो अपने शयन कक्ष के फर्श पर बैठा था, अपनी शॉर्टस्वर्ड को करीब से देखने में व्यस्त था। वर्तमान में उसके पास डेमन किंग्स शॉर्टस्वर्ड था, एक ऐसा हथियार जिसने उत्परिवर्तित चींटी राक्षस के खिलाफ लड़ाई के दौरान कई बार अपनी उपयोगिता साबित की। आइटम: दानव राजा की शॉर्टस्वर्ड। दुर्लभता: एस। प्रकार: शॉर्टस्वर्ड। आक्रमण +220। दानव राजा बारन से ली गई एक छोटी तलवार। 2 डेमन किंग्स शॉर्टस्वर्ड्स का उपयोग करने से एक निर्धारित प्रभाव सक्रिय हो जाएगा। प्रभाव सेट करें, 2 एक हो जाते हैं। वर्तमान ताकत स्टेट के बराबर अतिरिक्त आक्रमण शक्ति प्रत्येक शॉर्टस्वर्ड में जोड़ी जाएगी। जब उसने पहली बार उस आक्रमण शक्ति, साथ ही उसकी अतिरिक्त विशेषता को देखा तो उसकी आंखें लगभग बाहर निकल आईं। दरअसल अब वह भूल गया कि उसने उस जानकारी को कितनी बार दोबारा पढ़ा। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया उचित थी। बारूका का डैगर, एक दुर्लभ वस्तु, आखिरकार केवल 110 की आक्रमण शक्ति का दावा करती है। उसने किसी मामले में स्टो की खोज की, लेकिन वहां बेचे जा रहे दुर्लभ एस खंजरों में से कई की आक्रमण क्षमता 200 से अधिक नहीं थी। इतना ही नहीं, उसे वास्तव में ये तथ्य पसंद आया कि जब एक ही समय में दोनों दानव राजा की शॉर्टस्वर्ड्स का उपयोग किया जाता था, तो उनकी ताकत स्टेट को परिवर्तित कर दिया जाता था और हथियारों की मौजूदा हमले की शक्ति में जोड़ा जाता था। उसका वर्तमान स्ट्रेंथ स्टेट 200 अंक से कहीं अधिक हो गया था और तेजी से 250 पर बंद हो रहा था। और अब इतना उच्च स्टेट मूल्य हथियार की आक्रमण शक्ति में भी जोड़ा जाएगा। यदि उसने अंतिम अंक छोड़ दिया और संख्याओं को जोड़ दिया, तो भी उसकी आक्रमण शक्ति बारूका के डैगर की तुलना में 4 गुना भयावह हो जाएगी। यही कारण है कि जब मैं उन्हें घुमाता था तो बहुत अच्छा लगता था। अन्य शिकारी पागलों की तरह अपने मुंह से झाग निकालेंगे और इन छोटी तलवारों पर झपटेंगे, अगर वे उसकी तरह वस्तु की जानकारी देख पाते। तो फिर लॉन्गस्वॉर्ड की विशिष्टताओं के बारे में क्या? आइटम: दानव राजा की लंबी तलवार। दुर्लभता: एस। प्रकार: लॉन्गस्वॉर्ड। आक्रमण +350। एक लंबी तलवार जिसमें दानव राजा बारन की शक्ति शामिल है। तलवार घुमाने से सफेद लपटों का तूफान प्रभाव सक्रिय हो जाएगा। प्रभाव: सफेद लपटों का तूफान निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर लगातार तूफान को बुलावा देता है। एक लंबी तलवार को अपने दोनों हाथों से चलाना पड़ता था, जबकि वह अपने प्रत्येक हाथ में एक छोटी तलवार पकड़ सकता था। इसका मतलब यह था कि स्पष्ट रूप से पहले वाले से दूसरे की तुलना में बेहतर हमले का नुकसान होगा। हालांकि लॉन्गस्वॉर्ड को जो अतिरिक्त प्रभाव मिला था वह बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था। मैं सिर्फ इस चीज को घुमाकर हमला कर सकता हूं। यह एक ऐसा हथियार था जो निस्संदेह कई विरोधियों के खिलाफ लड़ाई के दौरान अपनी उपयोगिता साबित करेगा। जब भी वह ये सोचता था कि कैसे बरन के जादुई हमलों ने उसके छाया सैनिकों को असहाय बैठे बत्तखों के झुंड में बदल दिया था, तब भी उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस होती थी। बेशक तलवार का प्रभाव बरन के जादू जितना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी यह अभी भी पकड़ने के लिए एक उत्कृष्ट तुरुप का पत्ता था। अगर यह मेरे खंजर कौशल के लिए नहीं होता, तो मैं इसके बजाय इस लंबी तलवार का उपयोग करने पर भी विचार कर सकता था। जिन वो तलवार से झूलने ही वाला था, लेकिन समय रहते उसने खुद को रोक लिया। घंटों देर हो रही थी, लेकिन फिर जब आपके बगल वाले कमरे में बिजली गिरती है तब भी आप बेहद डर के मारे अपनी नींद से जाग जाते हैं। क्या अब ऐसा नहीं होगा? वह अपनी मां को पहले से भी अधिक सदमा नहीं देना चाहता था, अतः उसने सावधानी से तलवार नीचे रख दी। खैर, कम से कम ये कितनी राहत थी। दरअसल ये राहत की बात थी कि उसकी मां ने उसके फैसले पर कोई आपत्ति नहीं जताई। उस दिन जिन वू ने अपने साथ जो कुछ भी हुआ वह अपनी मां को बताया, सिस्टम के बारे में बातें छोड़कर। निश्चित रूप से उसने उससे कहा कि वह संयोगवश पुनः जागृति से गुजरा और रैंक एस हंटर बन गया, और वह भविष्य में भी एक रैंक एस हंटर के रूप में काम करना जारी रखना चाहेगा। मां उसके बारे में चिंतित थी, लेकिन अंततः उसने अपने बेटे का हर तरह से समर्थन करने का फैसला किया। मां तुम्हें अपने जीवन में वही करते हुए देखना चाहती है जो तुम चाहते हो, मेरे बेटे।
उसकी माँ ने जो एकमात्र शर्त रखी थी वही ये थी कि उसे खुद को बहुत आगे तक धकेलने से मना किया गया था। लेकिन ठीक है, अगर मैं ऐसी स्थिति में हूं जहां मुझे खुद को उस हद तक आगे बढ़ाना है तो। जिनवू ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसकी कल्पना उसे एक बहुत अंधेरी और डरावनी जगह पर ले जाने वाली थी। तभी उसे अचानक अपनी माँ की कही हुई बात याद आ गई। क्या इसीलिए वह देखा? क्योंकि उसे पता था कि ऐसा कुछ होगा। वह कौन है? जब मैं अस्पताल में सो रही थी तो मैंने तुम्हारे पिता की आवाज सुनी। उन्होंने क्या कहा? ठीक है, उन्होंने कहा। माँ ने कहा कि उन्होंने उस दिन से पहले और बाद में कभी किसी और की आवाज नहीं सुनी थी। मुझे लगता है माँ अभी भी पिताजी से उबर नहीं पाई है। फिर भी उसकी माँ ने अपने इकलौते बेटे को शिकारी बनने से रोकने की कोशिश नहीं की। यह इस बात का सबूत था कि उसे उस पर भरोसा था। जिनवू ने निकट भविष्य में उस भरोसे को धोखा देने की योजना नहीं बनाई थी। उत्तरजीविता, यही हमेशा उसकी प्राथमिकता, उसका अंतिम लक्ष्य रहा था। वह इस स्थान पर केवल इसलिए पहुंचा क्योंकि उसने हार नहीं मानी और अपने जीवन के सबसे खतरनाक क्षणों में से एक के दौरान अंत तक संघर्ष किया। ठीक है, अब जब उसकी सबसे बड़ी चिंता, उसकी मां का ना कहना, का समाधान हो गया है, तो अब उसे कालकोठरी में प्रवेश करने से कोई नहीं रोक सकता। वह अपना स्वयं का गिल्ड स्थापित करेगा, उच्च रैंक वाली कालकोठरियों पर एकाधिकार स्थापित करेगा और जल्द ही अपने स्तर को और भी अधिक बढ़ा देगा। जिनवू का दिल तेजी से धड़कने लगा। ठीक है, अब मेरे पास अपना स्तर बढ़ाने का एक अलग कारण है। जिनवू द्वारा बुलाए जाने के बाद इग्रिट ने खुद का खुलासा किया। ये लड़का उसके सभी सैनिकों में से सबसे लंबे समय तक उसके साथ रहा था। इतना ही नहीं, वह एकमात्र नाइट ग्रेड सैनिक भी था जिसे सिस्टम ने उसे उपहार में दिया था। दूसरे शब्दों में, कोई कह सकता है कि इग्रिट वर्तमान में अपने सभी सैनिकों में से सिस्टम के सबसे करीब था। मुझे यकीन है कि जब आपका ग्रेड बढ़ जाएगा तो आप बात करने में सक्षम होंगे, ठीक है? जिनवू के पास बहुत सी बातें थीं जो वह इग्रिट से पूछना चाहता था। निस्संदेह वह अभी तक अपने भरोसेमंद शूरवीर से कोई उत्तर नहीं सुन सका। इग्रिट ने हमेशा की तरह खामोशी से जवाब दिया। यदि मौन को शब्दों के रूप में देखा जा सकता है तो क्या ये लड़का पूरी दुनिया में सबसे बातूनी सैनिक होने के योग्य नहीं होगा? जिनवू खुद पर मुस्कुराया और अपने सिर के किनारे को खुजलाया। फिर उसने सावधानीपूर्वक दानव राजा के हथियारों को उठाया और उन्हें अपनी सूची में वापस संग्रहित किया। भंडार। लेकिन फिर जिनवू की आंखों ने एक वस्तु से परावर्तित होती हुई प्रकाश की चमक को देखा। वह क्या था? जिनवू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी इन्वेंटरी के अंदर एक वस्तु चमक रही थी। चैप्टर 128। रहस्यमय वस्तु एक काली कुंजी थी। शापित रैंडम बॉक्स के अंदर उसे जो चाबी मिली वह चमक रही थी, मानो उसे याद दिला रही हो कि वह हमेशा से कहां छिपी हुई थी। जिनवू ने कुछ हद तक चकित होकर उस आकर्षक दृश्य को देखा, इससे पहले कि उसने सावधानी से अपनी बाहों में रखे हथियारों को फिर से फर्श पर रख दिया। फिर वह इन्वेंटरी में पहुंचा और काली चाबी को कसकर पकड़ लिया। और जब उसने दोबारा अपना हाथ खोला, आइटम करुटेनन मंदिर की कुंजी। दुर्लभता अननोन। प्रकार कुंजी। आपने आवश्यक शर्त पूरी कर ली है। एक चाबी जो आपको करुतेनोन मंदिर में प्रवेश की अनुमति देती है। इसका उपयोग निर्धारित गेट पर किया जा सकता है। पूर्व निर्धारित समय पूरा होने के बाद निर्दिष्ट गेट का स्थान प्रकट किया जाएगा। शेष समय 417 6:52। जो आइटम जानकारी वह पहले नहीं देख पाता था वह अब उसके दृश्य में भर रही थी। करुतेनोन मंदिर। जिनवू ने असमंजस में अपना सिर झुकाना शुरू कर दिया। यहां पर क्या हो रहा था? उसे पूरा यकीन था कि उसने ये नाम पहले कभी नहीं सुना था। तो यह उसे इतना परिचित कैसे लगा? नहीं, रुको, मैं इसके बारे में पहले सुना है। उसने ध्यान से अपनी यादों के चक्रव्यूह को खंगाला, जब तक कि अंततः उसे याद नहीं आया कि वह क्या खोज रहा था, और प्रतिक्रिया में उसकी भौहें तन गईं। दोहरी कालकोठरी। अधिक विशेष रूप से, वह नाम एक मूर्ति के पास रखी पत्थर की पट्टिका पर उकेरा गया था, जो दोहरी कालकोठरी के ठीक अंत में स्थित प्राचीन मंदिर में पाई गई थी। उस मनहूस दिन की यादें एक एक करके उसके सामने आ रही थीं। सही है, निश्चित रूप से। जैसे ही उसने उस पत्थर की गोली की पहली पंक्ति पढ़ी, सोंगची येओ लहाजुसी की आवाज अचानक उसके कानों में इतनी तेजी से गूंज उठी। करुतेनन मंदिर के कानून। दरअसल उस पत्थर की पट्टिका के ग्रंथों से संकेत मिलता है कि उन भयानक मूर्तियों से भरे मंदिर का नाम और कोई नहीं बल्कि करुतेनन था। यह कोई साधारण संयोग नहीं हो सकता कि उस पत्थर की पट्टिका पर अंकित नाम और चाबी की जानकारी में मंदिर का नाम बिल्कुल एक ही था। जिसका अर्थ हो सकता है, मैं इस चाबी के साथ उस जगह के अंदर वापस जा सकता हूं। स्तब्ध चुप्पी में जिनवू की आंखें चौड़ी हो गईं।
उस दिन की यादें धुंधली और याद करने में मुश्किल, जैसे कि वे कोहरे के घूंघट में लिपटी हुई हों, अचानक अपने पूरे रक्तरंजित विवरण में उसके पास लौट आईं। ये हो सकता है, नहीं, यह अब क्या ये हो सकता है कि श्रेणी में नहीं था। सिस्टम निश्चित रूप से उसे बुला रहा था, उसे वापस उसी स्थान पर बुला रहा था जहां से ये सब शुरू हुआ था। वह कुंजी जो अपने आप ही उज्ज्वल प्रकाश उत्सर्जित करती थी, शायद इस विशिष्ट संभावना से डरकर कि वह कभी इसकी जानकारी पढ़ने की जहमत नहीं उठाएगा। और फिर उस स्थान का नाम था जहां इस कुंजी का उपयोग किया जाना था, इतना स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि वह इसे कभी नहीं भूलेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने इसे कैसे काटने की कोशिश की, इसमें कोई संदेह नहीं था कि सिस्टम उसे वहां बुला रहा था। अजीब बात है, जिनवू को किसी और चीज के बारे में भी उत्सुकता हो रही थी। ऐसा अब हर समय क्यों हो रहा था? क्या ये किसी तरह दानव के महल से मुझे प्राप्त खोजों से संबंधित है? ये काली कुंजी और यह जिस शापित रैंडम बॉक्स से आया था, वह अज्ञात इनाम था जिसे उसने राक्षसों की आत्माओं को इकट्ठा करो के अंत में प्राप्त करने के लिए चुना था। यह आशा करते हुए कि शायद यहाँ कोई संबंध है, उसने तुरंत राक्षसों की आत्माओं को इकट्ठा करो से मिले अज्ञात इनाम की जांच की। शीर्षक परिचित रिंग के साथ साथ यांत्रिक बीप से उसके नए शीर्षक के बारे में जानकारी जो उसे पुरस्कार के रूप में मिला था, उसकी नजरों तक पहुंच गई। शीर्षक दानव शिकारी। आपने इसकी शर्तें पूरी नहीं की। उसे आशा थी कि शायद कुछ बदल गया होगा, लेकिन अच्छा, बहुत बुरा, ये बिल्कुल वैसी ही कहानी थी जब उसे पहली बार यह उपाधि मिली थी। ठीक है, तो यह वह नहीं था। इसके बाद उसने दानव संप्रभु के सहायक सेट के आइटम विवरण पढ़ना शुरू किया, जिसे उसने दानव राजा बारन को मारने के बाद पूरा किया। आइटम: दानव संप्रभु की अंगूठी। दुर्लभता S। प्रकार: सहायक उपकरण। धारणा +20, इंटेलिजेंस +20। जब डेमन संप्रभु इयररिंग्स और डेमन संप्रभु नेकलेस के साथ पहना जाएगा तो सेट बोनस अनलॉक हो जाएगा। बोनस प्रभाव सेट करें 1, सभी आंकड़े +5। बोनस प्रभाव 2 सेट करें, सभी आंकड़े +10। उसने प्रदान की गई जानकारी पर करीब से नजर डाली और सोचा कि क्या कोई अन्य छिपा हुआ सेट प्रभाव अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन वह भी ऐसा नहीं था। उस मामले में अब केवल एक और संभावना बची थी, और जिनवू ने अपना ध्यान अपने शीर्षक कॉलम के ऊपर दिखाई देने वाली जानकारी की ओर, अंतिम संदिग्ध की ओर स्थानांतरित कर दिया। नाम: सियोंग जिनवू। स्तर: 100। वर्ग: छाया संप्रभु। उन सब में से उसकी नजर अपने स्तर पर घूमना बंद हो गई। वहां उसका स्तर 100 था, जिस तक वह हर एक चींटी राक्षस, साथ ही जेजू द्वीप पर पाए जाने वाले हर अंडे और लावा का नरसंहार करने के बाद मुश्किल से पहुंच पाया था। ये कुंजी जिस स्थिति की बात कर रही है वह यही होनी चाहिए। वह सबसे प्रशंसनीय स्पष्टीकरण था जो वह दे सका, क्योंकि वह अपने विचारों के अलावा किसी भी चीज को इन्वेंटरी के अंदर से बाहर निकाल या वापस रख सकता था। उसने वास्तव में कभी भी इस बात पर अधिक ध्यान नहीं दिया कि उसके भंडारण के अंदर क्या था। जब तक उसे कोई नया खिलौना नहीं मिल जाता, उसे बेशक हटा देना चाहिए। संभवतः यही कारण था कि उसे 100 के स्तर पर पहुंचने के कुछ दिनों बाद ही इस कुंजी में बदलावों का पता चला। अगर वह पहले से ही उन हथियारों को बाहर निकालने के बाद अचानक अपनी इन्वेंट्री को साफ करने के आग्रह के साथ नीचे नहीं आया होता, तो उसे चाबी की उपस्थिति का पता भी नहीं चलता, कम से कम लंबे समय तक नहीं। अच्छी बात यह है कि बहुत देर होने से पहले ही उसे इसका पता चल गया। 417 घंटे, यानी अब से लगभग 17 दिन। मेरे पास अभी भी 2 सप्ताह से अधिक का समय बचा है। सिस्टम ने अब तक उससे एक बार भी झूठ नहीं बोला था। इसलिए प्रश्न में गेट निश्चित रूप से उस स्थान पर खुलेगा जैसा आइटम की जानकारी में बताया गया है। मुझे खुद को तैयार करना शुरू करना होगा। जैसे ही वे विचार उसके दिमाग में घूमने लगे, जिनवू आश्चर्य से हौंफने लगा। रुको, क्या मैं सचमुच वहां फिर से चलने की योजना बना रहा था? उसके मुंह से एक व्यंग्यपूर्ण हंसी निकल गई और उसे इसका एहसास भी नहीं हुआ। निश्चित रूप से वह एसोसिएशन के लिए काम करने वाले निचली रैंक के शिकारी था, लेकिन फिर भी छापेमारी टीम के आधे से अधिक लोग वहीं मारे गए। याद रखने वाली बात यह है कि वह स्वयं भी कई बार लगभग मर चुका था। अंत में मैंने अपना पैर भी खो दिया, है ना? वह कितनी भयावह स्मृति थी। वह अपने घुटने के नीचे उस समय देखे गए खालीपन को याद करके ही बेकाबू सिहरन से कांप उठता था। लेकिन अब उसकी आंखों में लड़ने की भावना प्रबल रूप से जलने लगी। मैं अब अलग हूं। अब उसे अपनी संभावनाओं पर पूरा भरोसा था। उसने ये भी महसूस किया कि उसके अंदर एक खास उम्मीद उमड़ रही है। वह सोच रहा था कि क्या वह उन पत्थर की मूर्तियों, या यहां तक कि भगवान की मूर्ति को भी अपने छाया सैनिकों में बदलने में सक्षम होगा।
विचार करने के लिए कुछ और भी था। अगर उसने सिस्टम के संबंध को नजरअंदाज करने का फैसला किया तो उस पर अज्ञात जुर्माना लगाया जा सकता है। क्या उसे पहले से ही इस तथ्य का एहसास नहीं था कि उसके द्वारा चुने गए विकल्पों के आधार पर सिस्टम या तो उसका सहयोगी बन जाएगा या दुश्मन? क्या उसने अपना सबक तब नहीं सीखा जब उसने पहली दैनिक खोज को नजरअंदाज कर दिया था, या जब उसे एक आपातकालीन खोज जारी की गई थी? जब उसके विचार उस बिंदु तक पहुंचे तो चाबी थामे उसका हाथ अचानक पसीने से लथपथ हो गया। वह इतना तनावग्रस्त था कि उसकी सूखी लार नीचे फिसलते हुए उसके गले को खरोंच रही थी। जिनवू ने धीरे से अपना सिर हिलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं, मुझे इस पर ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। उसे शांत होने की जरूरत थी। जैसे जैसे वह अपनी भावनाओं में स्थिरता पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था, उसका तेज दिल धीरे धीरे धीमा हो गया। जब उसकी अव्यवस्थित सांसें सामान्य हो गईं, तब उसने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। ठीक है, अगर सिस्टम मेरे साथ काम करता है तो यह मेरे लिए एक और अवसर हो सकता है। क्या शापित रैंडम बॉक्स के विवरण में यह नहीं कहा गया कि इससे उसे वह मिलेगा जिसकी उसे सबसे अधिक आवश्यकता थी? फिर भी पहले से कुछ तैयारी करना समझदारी होगी। जिनवू ने उन तैयारियों के बारे में सोचना शुरू कर दिया जो उसे करनी होंगी। शायद इससे उसे कुछ और याद आया जिसे वह पिछले कुछ समय से टाल रहा था, और वह उसकी अपनी गिल्ड की स्थापना होगी। एक गिल्ड होने से निश्चित रूप से विभिन्न गेटों में प्रवेश करना आसान हो जाएगा, और इससे उसकी और उसके सैनिकों की लेवल अप प्रक्रिया भी बहुत आसान हो जाएगी। उसने बहुत प्रेरित यू जिनहो को कम से कम कुछ समय के लिए गिल्ड की स्थापना की प्रारंभिक प्रक्रिया का प्रभारी छोड़ दिया था। मुझे आश्चर्य है वह अब कितनी दूर है। जिनवू ने यू जिनहो को फोन करने का फैसला किया, लेकिन समय देखने के बाद उसने संकोचपूर्वक फोन रख दिया। रात के 2 बज रहे थे। पहले ही इतनी देर हो चुकी है। चूंकि उसे अगले दिन कुछ करना था, उसने सोचा कि उसी समय यू जिनहो से मिलना आसान होगा। हाँ, मैं कल ऑफिस रुकूंगा। यू जिनहो की निगाहें और भी तेज हो गईं। शिकार पर टिकी बाज की आंखों की तरह कंप्यूटर मॉनिटर को स्कैन करने वाली उसकी चकाचौंध बेलगाम तीक्ष्णता से भरी हुई थी। और फिर उसकी आंखों से लौकिक लपटें निकलने लगी। बड़े भाई के रास्ते में बाधा डालने की कोशिश करने वालों को मैं कभी माफ नहीं करूंगा। यू जिनहो ने आपत्तिजनक ऑनलाइन फोरम पोस्ट और उसके नीचे दिखाई देने वाली टिप्पणियों को तुरंत स्क्रीन कैप्चर किया, और फिर बिजली की गति से शिकायत का एक औपचारिक पत्र लिखने के लिए आगे बढ़ा। वह इतनी कुशलता से और तेजी से आगे बढ़ा कि उसे यह काम करने का पर्याप्त अनुभव रहा होगा, और पलक झपकते ही उसका काम तमाम हो गया। वाह! उसका हाथ कंप्यूटर के कीबोर्ड से हटकर उसके माथे से बह रही पसीने की एक बूंद को हल्के से पोंछ गया। उसने दोबारा ऐसा किया था। आज वह वास्तव में अपने बड़े भाई को बदनाम करने की कोशिश कर रहे एक कपटी समूह को जड़ से उखाड़ने में सफल रहा। बड़े भाई उसके नवोदित गिल्ड का चेहरा था, इसके मार्गदर्शक प्रकाश का तो जिक्र ही नहीं। जिन दुष्टों ने बड़े भाई के बारे में बुरा बोलने की कोशिश की या उसके बारे में झूठी अफवाहें भी फैलाईं, वे अक्षम्य पापी थे जो मौत की सजा के लायक थे। निस्संदेह जब उन्होंने गिल्ड के भविष्य के बारे में सोचा तो उन्हें खत्म करने में और भी अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता थी। आखिरकार क्या ये वह गिल्ड नहीं था जहां वह इसका वाइस मास्टर बन गया था? इसीलिए उसकी व्यक्तिगत भावनाओं का इस बात से कोई लेना देना नहीं था कि वह अभी क्या कर रहे हैं। ये सब आधिकारिक व्यवसाय का एक हिस्सा था जो उसे अपने गिल्ड की खातिर करना था। दुर्भाग्य से यू जिनहो को ये दुखद सच्चाई याद आ गई कि जिस गिल्ड का वह वाइस मास्टर होगा, उसका अभी तक कोई आधिकारिक नाम नहीं है। यह एक गंभीर समस्या थी जिसके शीघ्र समाधान की आवश्यकता थी। बड़े भाई ने अब तक इस समस्या के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था, इसलिए यू जिनहो ने फैसला किया कि गिल्ड के वाइस मास्टर के रूप में एक उपयुक्त नाम के साथ आना उसका कर्तव्य था। गिल्ड का नाम सियोग यू रखने के लिए सियोग जिनवू के सियोग और यू जिनहो के यू को एक साथ रखने के बारे में क्या ख्याल है? हालांकि उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। इसका अर्थ अच्छा है, लेकिन ओह, यह थोड़ा सा लगता है। यदि वह इस पर विचार करता कि यह कैसा लगता है, तो वास्तव में 2 शब्दों को पलटकर यू सियोग बनाना बेहतर होता, लेकिन फिर वह इस तथ्य को कभी स्वीकार नहीं कर पाता कि उसका अपना उपनाम उसके उपनाम से पहले आएगा। जब वह रुकेगा तो मुझे बड़े भाई के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए। उसे इस कार्यालय में आए हुए पूरे 2 दिन हो गए थे। जेजू द्वीप पर छापे के दौरान अपने वीरतापूर्ण कारनामों का सीधा प्रसारण होने के बाद बड़ा भाई दुनिया के ध्यान का केंद्र बन गया था, जबकि यू जिनहो ने खुद को इस बड़े कार्यालय को अपनी इच्छा से कहीं अधिक अकेले संभालते हुए पाया। नहीं, 1 मिनट रुकें। क्या होगा यदि मैं हमारे नामों का अंतिम भाग ले लूं और गिल्ड का नाम वूहो रख दूं? ये तब था। अरे, तुम किस बात को लेकर इतना चिंतित हो? यू जिनहो झुलसी हुई बिल्ली की तरह उछल पड़ा।
वह जल्दी से कुर्सी से उठा और अपने पीछे देखा तो पाया कि जिनवू वहां खड़ा था। बड़े भाई, जिनवू ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाए जैसे कि वह समझ नहीं पा रहा हो कि कोई इतना आश्चर्यचकित क्यों होगा। इस बीच यू जिनहो अपनी तेज छाती को थपथपाने में व्यस्त था। सच में, अगर वह नहीं चाहता कि आपको पता चले कि वह यहाँ है, तो आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। वह अभी भी किसी विशेष चीज पर ध्यान नहीं दे रहा था। ऐसा महसूस हुआ कि बड़े भाई की अचानक प्रकट होने और फिर गायब हो जाने की प्रवृत्ति हर गुजरते दिन के साथ बदतर होती जा रही थी। अपनी अति उत्साही प्रतिक्रिया से शर्मिंदा होकर यू जिनहो ने चुपचाप अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया और जिनवू से पूछा, आप यहाँ कब आए, बड़े भाई? बस अभी, एक सरल उत्तर देने के बाद जिनवू ने झुककर कंप्यूटर मॉनिटर पर नजर डाली, जिसने तब तक यू जिनहो का ध्यान खींच लिया था। लेकिन इससे पहले कि वह ठीक से देख पाता, उसने तुरंत अपने पूरे शरीर से स्क्रीन को ढक लिया। बड़े भाई, तुम्हें उन जैसे घटिया लोगों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं उनकी बहुत अच्छी देखभाल करूंगा ताकि आप निश्चिंत हो सकें। जिनवू ने यू जिनहो के उस दृढ़ चेहरे को देखा और उस पर स्तब्धता की अभिव्यक्ति बनी। तो यह आप थे? जिनवू ने सुना कि वहां कोई था जो उसके बारे में ऑनलाइन किसी भी नकारात्मक टिप्पणी या झूठे लेख पर जंगली जानवर की तरह टूट पड़ा और कानूनी कार्रवाई की धमकी पर भरोसा करते हुए उन्हें तुरंत हटाने की मांग की। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि वह व्यक्ति इतना करीब ही था। यू जिनहो का रंग अब शर्मिंदगी से लाल हो गया था क्योंकि उसकी गुप्त गतिविधि अनजाने में सबके सामने आ गई थी। बड़े भाई, मुझे आपके लिए इस तरह की चीजें करनी चाहिए, आप जानते हैं। यू जिनहो की आंखें प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रहे एक अपेक्षित बच्चे की तरह चमक उठी और जिनवू उस दृश्य को देखकर केवल मुस्कुरा सकता था। धन्यवाद। गलती से यह सोचते हुए कि जिनवू के चेहरे पर मुस्कान संतुष्टि की थी, यू जिनहो ने चुपचाप अपने बड़े भाई की खातिर और भी अधिक व्यावहारिक बनने का मन बना लिया। परंतु फिर, बड़े भाई, क्या आप आज कहीं जा रहे हैं? यू जिनहो ने आखिरकार जिनवू के शरीर पर कुछ अलग तरह के दाग पाए जाने के बाद उससे पूछा। जिनवू अपने उत्तर में अप्रसन्न था। आज मुझे कुछ काम निपटाने हैं। यू जिनहो उस पल सचमुच आश्चर्यचकित महसूस कर रहा था। उसने जिनवू को केवल ऐसे कपड़े पहनते देखा था जिन्हें पहनकर घूमना फिरना आसान हो, इसलिए अपने बड़े भाई को सिर से पैर तक काले बिजनेस सूट में इस तरह से सजे हुए देखकर उसे एक ही समय में अपरिचितता और आश्चर्य की भावना का सामना करना पड़ा। जिनवू के पास खुद को समझाने के लिए पर्याप्त खाली समय नहीं था। उसने अपनी घड़ी पर एक बार फिर नजर डाली। मैं बहुत तंग होकर दौड़ रहा हूं। जिनवू ने अपना सिर घड़ी से दूर उठाया और यू जिनहो से पूछा, क्या कोई अन्य दस्तावेज हैं जो मुझे गिल्ड मास्टर लाइसेंस प्राप्त करते समय अपने साथ लाने होंगे? बिल्कुल नहीं। जब आप एसोसिएशन में पहुंचेंगे तो आपसे एक साधारण परीक्षा देने के लिए कहा जाएगा। इसके तुरंत बाद आपका लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा, बड़े भाई। ठीक है। तो उसका बड़ा भाई एसोसिएशन की ओर चला गया। लेकिन क्या उसकी पोशाक कुछ ज्यादा नहीं है, ये देखते हुए कि वह केवल एसोसिएशन में जा रहा है? यू जिनहो ने जिनवू के गंतव्य का गलत अनुमान लगाया और अपना सिर झुकाना शुरू कर दिया, लेकिन जल्द ही उसने इसे एक तथ्य के रूप में स्वीकार कर लिया। ठीक है, बड़ा भाई अब एक सेलिब्रिटी है, इसलिए मुझे लगता है कि उसे ये देखना होगा कि वह सार्वजनिक रूप से क्या पहनता है। मशहूर होने के कुछ अच्छे पक्ष हैं, लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि इसका एक थका देने वाला पहलू भी है। यू जिनहो ने हर तरफ से उसके आसपास के लोगों द्वारा उठाए गए तनाव और बोझ के बारे में सोचा। प्रसिद्ध लोग जिन्हें हर कोरियाई नागरिक तुरंत उनके नाम से ही पहचान लेगा, और उनकी दुर्दशा पर संक्षेप में सहानुभूति व्यक्त की। वास्तव में किसी भी तरह की परवाह न करते हुए जिनवू ने अपने से थोड़ी दूरी पर एक डेस्क पर रखी कार की चाबियों की ओर इशारा किया। मैं कुछ समय के लिए वैन उधार ले जा रहा हूँ। जितना चाहो इसका उपयोग करो, बड़े भाई। यू जिनहो चाबियां लेने के लिए बाहर पहुंचा। हालांकि वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि चाबियां उसकी पहुंच से फिसलकर जिनवू के हाथों में चली गईं। बड़े भाई, क्या था ये? जिनवू ने बात को अचानक काट दिया। यह एक कौशल है। यू जिनहो एक बार फिर निःशब्द हो गया। भले ही बड़े भाई ने घोषणा की कि वह अपने किसी अन्य कौशल का उपयोग करके उड़ सकता है, यू जिनहो को विश्वास था कि उसे यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगेगा। क्या ऐसा कुछ है जो बड़ा भाई नहीं कर सकता? बड़ा भाई एक प्याज की तरह था जिसे छीलने के लिए अभी भी बहुत सारी परतें बाकी थीं। जितना अधिक आप उसके बारे में जानेंगे, उतना ही अधिक वह आपको आश्चर्यचकित करेगा। रुको, अभी इसका समय नहीं है। यू जिनहो अचानक अपने दिवास्वप्न से जाग गया। उसे याद आया कि उसे अभी भी बड़े भाई से कुछ बातें पूछनी है। चूंकि वह कार्यालय में था, अब ठीक वैसा ही करने का सही अवसर था। जिस तरह से बच्चा उसे देख रहा था, उससे यह महसूस हुआ कि यू जिनहो को कुछ और कहना है, जिसके बाद जिनवू ने चलना बंद कर दिया।
हाँ बड़े भाई, अभी केवल एक दिन ही हुआ है जब से हमने ऑनलाइन जॉब मार्केटप्लेस पर विज्ञापन देना शुरू किया है। लेकिन हमारे साथ ही संस्थापक सदस्य बनने के इच्छुक आवेदकों की भीड़ उमड़ पड़ी है, इसलिए मैं आगे बढ़ा और आपके देखने के लिए एक सूची तैयार की। अरे ऐसा है, मेरे वापस आने के बाद इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले उसके पास समय की कमी थी। यू जिन हो को लगा कि उसकी खुद की तात्कालिकता बढ़ गई है, ये देखकर कि जिन वो कितनी बुरी तरह से उसके रास्ते पर आना चाहता था। आह बड़े भाई, क्या आपने गिल्ड का नाम तय कर लिया है? वास्तव में यह उन सभी में सबसे अधिक दबाव वाला मुद्दा था, क्योंकि यदि आप बुलेटिन बोर्डों पर नौकरी की पोस्टिंग करना चाहते हैं या यहां तक कि अन्य आधिकारिक व्यवसाय संचालित करते समय भी आपको गिल्ड के नाम की आवश्यकता होगी, तो क्या ऐसा नहीं होगा? क्या उसके मन में गिल्ड के नाम के लिए कुछ है? यू जिन हो का दिल जिनवू के उत्तर की प्रत्याशा में तेजी से धड़क रहा था। यदि बड़ा भाई कोई नाम सुझाने में असमर्थ होता तो वह उन नामों का सुझाव देने के लिए पूरी तरह से तैयार था जिनके बारे में उसने सोचा था। सेओग यू जिन जिन वू हो, मुझे आशा है कि वह उनमें से अपनी पसंद के अनुसार एक ढूंढ लेगा। जिन वू ने कुछ देर सोचा, जबकि यू जिन हो उम्मीद की रोशनी से चमकती आंखों से उसे देखता रहा। जिन वू के होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई और उसने अंततः अपना उत्तर दे दिया। कैसा रहेगा सोलो प्ले गिल्ड? यू जिन हो ने कई बार अपनी आंखें झपकाईं। क्या उसे यहीं हंसना शुरू कर देना चाहिए था? लेकिन क्या जिनवू की अभिव्यक्ति से ऐसा नहीं लग रहा था कि वह बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था? जिनवू को वैसे भी कोई प्रतिक्रिया देखने की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह जल्दी से जाने के लिए दरवाजे की ओर मुड़ गया। बाद में मिलते हैं। जब जिनवू को कार्यालय से बाहर निकलते देखा तो यू जिनहो सोच में पड़ गया। तो आखिरकार कुछ ऐसा था जो बड़ा भाई नहीं कर सका। जैसा कि अपेक्षित था, उसका बड़ा भाई हर किसी की तरह एक इंसान था। हालांकि उसे डर था कि सोलो प्ले गिल्ड के नाम के रूप में अटक जाएगा। यू जिनहो को भी जिनवू के उसके जैसा इंसान होने की याद दिलाने के बाद थोड़ा और आश्वस्त महसूस हुआ। हंटर मिन ब्यूंग के अंतिम संस्कार समारोह का स्थान। मूल रूप से योजना एक छोटा निजी समारोह आयोजित करने की थी, जिसमें केवल करीबी रिश्तेदारों को ही कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि बहुत सारे लोग थे जो उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते थे और इसलिए अंतिम संस्कार को सार्वजनिक रूप से बदलना पड़ा। अनगिनत लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने और हंटर मिन ब्यूंग के बहादुर बलिदान को याद करने के लिए अंतिम संस्कार कक्ष में आए। जिन वो उनमें से एक था। अरे क्या वह हंटर सेओग जिन वो नहीं है? ये सचमुच वही है। अंतिम संस्कार में शामिल लोगों को जल्द ही जिन वू की उपस्थिति का पता चला और उनका उत्साह बढ़ने पर वे एक दूसरे से कानाफूसी करने लगे। चैप्टर 129। जिन वू को दूसरे लोगों की नजरों से खास फर्क नहीं पड़ता था, जब तक कि वह कुछ विशेष परिस्थितियों के बारे में बात नहीं कर रहा हो। जब तक कोई उसे परेशान नहीं करता था, तब तक उसे प्रसिद्ध होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए जब शोक मनाने वालों को उसकी उपस्थिति का पता चला और वे आपस में कानाफूसी करने लगे तो उसे वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। तथापि कम से कम आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी न तो समय है और न ही जगह। जिन वू ने नाखुशी से अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्या ये हंटर मिन ब्यूंग के वीरतापूर्ण बलिदान को याद करने और उसका सम्मान करने का स्थान नहीं था? जिन वू नहीं चाहता था कि इस गंभीर अवसर पर उनकी वजह से कोई शोर शराबा हो, इसलिए उसने अपनी जादुई ऊर्जा का एक हिस्सा संक्षेप में प्रकट किया। नहीं, वह भी नहीं, लेकिन इतनी छोटी मात्रा कि वह इसके योग्य भी नहीं थी एक भाग कहा जाएगा। वांछित प्रभाव तुरंत हुआ। हवा अचानक अतुलनीय रूप से भारी हो गई और वहां दमनकारी सन्नाटा छा गया। यहां तक कि शोक मनाने वालों की सांसें भी अविश्वसनीय रूप से सतर्क हो गईं। वे सभी लोग शोर शराबे से एक दूसरे को चिल्लाते हुए तुरंत अपना मुंह बंद कर लेते हैं। ठीक है। जिन वू फिर से आगे बढ़ने से पहले शक्ति के एक शांत प्रदर्शन के अलावा एक स्वीकार्य माहौल बनाने में सफल रहा। हालांकि वह ज्यादा देर तक चल नहीं पाया, क्योंकि एक अधेड़ उम्र की महिला, जो दादी कहलाने के लिए बहुत छोटी थी लेकिन आंटी कहलाने के लिए बहुत बूढ़ी थी, उसके सामने खड़ी थी। वह कोई और नहीं बल्कि हंटर मिन ब्यूंग की मां थी। जब लोगों ने मां और जिन वू को इस तरह आमने सामने खड़ा देखा तो धीरे धीरे हाँफने लगे। रुको, वह उसे डांटकर भगाने वाली नहीं है ना? सौभाग्य से जिस नतीजे को लेकर लोग चिंतित थे वैसा नहीं हुआ। इसका कारण काफी सरल था। आप आ गए। आने के लिए धन्यवाद। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद महोदया। ये वास्तव में हंटर मिन ब्यूंग की मां थी जिसने उससे आज यहां आने का अनुरोध किया था। कुछ ऐसा था जो मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहती थी और इसीलिए मुझे वह कॉल करना पड़ा। मुझे आशा है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं मैडम।
हंटर महोदय, मैंने सुना है कि आपने उस जगह के सभी राक्षसों से छुटकारा पा लिया है ताकि मेरा बेटा घर आ सके। मिन ब्यूनगू की मां वहां रुकी और जिनवू की ओर देखने लगी। शायद वह उस कहानी की पुष्टि करना चाहती थी जो उन्हें सीधे उस आदमी ने बताई थी। जेजू द्वीप की चींटियों का शिकार करने के लिए जिनवू के पास कई व्यक्तिगत कारण थे। हालांकि ये भी सच था कि उसका एक हिस्सा हंटर मिन ब्यूनगू को उस चींटी सुरंग के अंधेरे में कहीं भूला हुआ सड़ते नहीं देखना चाहता था। तो जिनवू ने चुपचाप अपना सिर हिलाया। हाँ मैम, आपने मेरे बेटे की मदद की ताकि वह उस अंधेरी नमी वाली जगह पर न सोए। मिन ब्यूनगू की मां ने आखिरकार अपने आंसू बहाना शुरू कर दिया। आपकी मदद से मैं आखिरी बार अपने बेटे से मिल सकी। बहुत बहुत धन्यवाद सियोंग जिनवू हंटर महोदय। ऐसे कोई शब्द नहीं थे जो अपने खोए हुए बच्चे के लिए दुखी माता पिता को सांत्वना दे सके। जिनवू केवल अपने चेहरे पर पीड़ा के भाव के साथ चुप रह सका। इस बीच मिन ब्यूनगू की मां के रिश्तेदार आ गए और सावधानी पूर्वक उन्हें अंत्येष्टि स्थल के अंदर ले गए। फिर भी जब वह उससे दूर होती जा रही थी तब भी उसने अपना आभार व्यक्त करने के लिए उसके सामने झुकना बंद नहीं किया। वहां एक पल के लिए जिनवू की आंखों में मिन ब्यूनगू की मां का चेहरा 10 साल पहले की उसकी मां के चेहरे के साथ आ गया, जब उसने गेट के अंदर अपने पिता के लापता होने की खबर सुनी थी। उसके गले में एक मोटी गांठ बन गई। लेकिन ठीक उसी तरह जैसे उसके पिता ने अपने अनगिनत सहयोगियों को बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था, हंटर मिन ब्यूनगू का बलिदान व्यर्थ नहीं था। अपने साथियों को ठीक करने के उनके समर्पित प्रयास के बिना कोरियाई शिकारियों के लिए चींटी सुरंग से जीवित बाहर निकलना वाकई मुश्किल होता। इतना ही नहीं, उसने अपनी शक्तियों का उपयोग करके एक और शिकारी की जान भी बचा ली। मिन ब्यूनगू की परछाई को वास्तव में राहत महसूस हुई जब उसने पुष्टि की कि जीवन का रंग धीरे धीरे हंटर चाहे इनके रंग में वापस आ गया है। केवल उसी से जिनवू को समझ आ गया कि हीला अपने साथियों की कितनी परवाह करता है। संयोग से जिनवू ने दूर से चाहे इनको देखा जब वह चुपचाप फूल चढ़ाने के लिए मृतक के काले और सफेद चित्र के पास पहुंचा। लेकिन जब उनकी नजरें मिली तो वह अचानक लड़खड़ा गई और घबराकर गिर पड़ी। क्या वे एक साथ आए? उसके आसपास मौजूद कोरियाई टीम के सदस्यों ने हल्के से सिर हिलाकर उसे मौन अभिवादन भेजा, लेकिन चाहे इनको ऐसा लग रहा था जैसे उसे पता ही नहीं था कि उसे अभी कौन सी अभिव्यक्ति करनी है। तो वह औरत भी ऐसा चेहरा बना सकती है। उसे ऐसा कोई भी समय याद नहीं आया जब उसने अपना वह भावशून्य चेहरा न दिखाया हो। वास्तव में किसी को निर्णय देने से पहले उसे लंबे समय तक जानना चाहिए, ये निश्चित है। जिनवू ने अपनी नजरें हटा ली और चित्र के सामने खड़ा हो गया। काले फोटो फ्रेम के भीतर हंटर मिन ब्यूनगू दुनिया की परवाह किए बिना चमकते हुए मुस्कुरा रहा था। जिनवू ने फूल को चित्र के सामने रखा और थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मुझे उम्मीद है कि आप खुद को बेहतर जगह पर पाएंगे। दिवंगत के लिए प्रार्थना समाप्त करके वो पीछे मुड़ा और दूर से एक परिचित व्यक्ति को उसकी ओर आते देखा। सियोंग जिनवू हंटर महोदय। धीमी बासी आवाज स्वाभाविक रूप से एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गनहुई की थी। महोदय, मैं वास्तव में आपको बाद में कॉल करने की योजना बना रहा था, लेकिन यह अच्छा है कि हम यहाँ एक दूसरे से मिल गए। आप मुझे देखना चाहते थे। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि एसोसिएशन हंटर की तलाश क्यों करेगा। ये सोचते हुए कि उसे अपना स्तर बढ़ाने का अवसर मिल सकता है, जिनवू ने गो गनहुई को आशा से देखा, लेकिन अफसोस की बात है कि एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरे से हंसे और अपना सिर हिला दिया। ये वह नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, हंटर महोदय। ओह, अच्छा ऐसा है। ये कितना अपवित्र है। जिनवू केवल दुखपूर्वक अपने होठों को थपथपा सकता था। किसी भी स्थिति में मैं आपसे 1 या 2 पल के लिए बात करना चाहूंगा। क्या यह आपके लिए ठीक रहेगा? जिनवू किसी भी तरह अपनी गिल्ड मास्टर लाइसेंस समस्या को हल करने के लिए यहां से जाने के बाद एसोसिएशन में रुकने की योजना बना रहा था, इसलिए उसने तुरंत हाँ कह दी। मेरा एसोसिएशन में थोड़ा काम है, तो हम वहां जाकर बात क्यों नहीं करते? एसोसिएशन में आपका मन है? क्या मैं पूछ सकता हूं कि वह क्या है? ओह, वास्तव में मुझे गिल्ड मास्टर लाइसेंस की आवश्यकता है, आप देखिए। क्षमा करें। गो गनहुई के सिर के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह तैर गया। जब आपके पास पहले से ही रैंक एस लाइसेंस है तो आपको गिल्ड मास्टर लाइसेंस की आवश्यकता क्यों है? रुको, क्या इसका मतलब यह है कि रैंक एस बिना लाइसेंस के गिल्ड स्थापित कर सकता है? बिल्कुल। गो गनहुई ने एक अच्छे स्वभाव वाली मुस्कान बनाई और आगे बढ़ना जारी रखा। यदि आप अपना खुद का गिल्ड बनाना चाहते हैं तो आपको बस एसोसिएशन को एक कॉल करना है। हम बाकी का ख्याल रखेंगे। रैंक एस एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें उसने आधे साल पहले कदम रखने की कभी उम्मीद नहीं की थी। इसलिए यह देखना आश्चर्यजनक नहीं था कि जिनवू ने इस रैंक के सभी अच्छे लाभों को बहुत कम आंका।
वह उस चीज के बारे में जानने के बाद अंदर से परेशान हो गया था जिसके बारे में वह अब तक नहीं जानता था, लेकिन ये वास्तव में बेहतरी के लिए है ना? आइए उन सभी लाभों के बारे में और जाने जो एक रैंक एस हंटर को मेरे पद पर रहते हुए प्राप्त होते हैं। साथ ही ये देखते हुए कि वह सीधे एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गनहुई से संपर्क कर सकता है। जब तक वह न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करता है, वह तुरंत अपना गिल्ड स्थापित करने में सक्षम हो सकता है। क्या यही कारण है कि यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सही सहयोगी ढूंढने के बारे में पुरानी कहावत चली आ रही है। अधिकांश लोग अपने जीवनकाल में हंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष से कभी नहीं मिल पाते, फिर भी ऐसा व्यक्ति पहले से ही जिनवू का भरोसेमंद समर्थक बन चुका था। गो गनहुई जारी रहे। मैं आपसे जिस बारे में बात करना चाहता हूं उसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए हमें जगह बदलने की जरूरत नहीं है। जिनवू ने अपना सिर हिलाया, जिससे गो गनहुई ने तुरंत उससे एक प्रश्न पूछा। किसी भी संयोग से क्या आपने जेजू द्वीप पर किसी प्रकार का अवरोधक जादू किया है? आपका क्या मतलब है? अचानक यह अवरोधक जादुई चीज कहां से आ रही थी? क्या जेजू द्वीप में कुछ हुआ जब उसने वहां की हर चींटी को मार डाला और घर चला गया? गो गनहुई ने शांति से समझाया कि क्या हुआ था। हंटर मिन ब्यून गू के अवशेषों को पुनः प्राप्त करने के ऑपरेशन के दौरान सैन्य कर्मियों और उनके साथ आए शिकारियों के एक ही स्थान पर बेहोश हो जाने की घटना हुई थी। होश खोने के बजाय ये कहना अधिक उचित होगा कि वे सभी सो गए थे। एक ही स्थान पर सभी सो गए। जिनवू केवल अपना सिर थोड़ा सा झुका सका। ऐसा लगता है जैसे कोई असामान्य स्थिति जादू है। ये राक्षस राजा बरन के गड़गड़ाहट वाले जादू के समान लग रहा था जिसने हमले की सीमा के भीतर पकड़े गए सभी छाया सैनिकों को अचेत कर दिया था। हालांकि समस्या इस तथ्य में थी कि उस घटना के दौरान मौजूद लोग आपके औसत शिकारी नहीं थे। मुझे लगा कि नाइट ऑर्डर के विशिष्ट सदस्यों को जेजू द्वीप जाने के लिए कहा गया था। जिनवू के प्रश्न पर गो गनहुई ने सिर हिलाया। वे या तो रैंक ए के शीर्ष शिकारी थे या रैंक बी जो अपनी क्षमताओं के मामले में रैंक ए के बहुत करीब थे। सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई दर्जन ऐसे लोगों को एक साथ मौत की नींद सुलाने में सक्षम होने के लिए एक नियमित रैंक एस मैच उस परिमाण का जादू करने की कोशिश करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। इसीलिए मुझे आपसे इसके बारे में पूछना पड़ा। शायद किसी मामले में मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद आपने वहां कोई अवरोध खड़ा कर दिया हो, लेकिन हमें इसके बारे में बताना भूल गए। यह इस बात का ठोस प्रमाण था कि हंटर एसोसिएशन और उसके मालिक गो गनहुई दोनों ने जिनवू की क्षमताओं को अविश्वसनीय रूप से उच्च दर्जा दिया था। दुर्भाग्य से उनके लिए जिनवू की विशेषज्ञता डिबफ या असामान्य स्थिति का जादू प्रस्तुत करने में नहीं थी। और शायद इससे भी महत्वपूर्ण बात, ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह पहली बार में ही इस तरह के जादुई मंत्र को सक्रिय करने के बारे में भूल जाए। जिनवू ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मुझे माफ करें, मैंने ऐसा नहीं किया है। अच्छा ऐसा है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। चिंता के निशान धीरे धीरे गो गनहुई की अभिव्यक्ति में प्रवेश कर गए। वह जिस सबसे आशावादी स्पष्टीकरण के बारे में सोच सकता था वह अंततः लक्ष्य से परे निकला। शिकारियों ने क्या कहा श्रीमान? वह है। गो गनहुई ने एक ऐसे व्यक्ति का परेशान चेहरा बनाया जिसे कुछ समझाने में कठिनाई हो रही थी, कुछ कठिनाई के साथ अपने स्पष्टीकरण जारी रखने से पहले। न केवल सैनिक बल्कि शिकारियों को भी कुछ भी याद नहीं है कि उनके होश खोने से पहले क्या हुआ था। आगे उसकी आवाज और भी उदास लग रही थी। वास्तव में हम ये भी पता नहीं लगा सकते कि वे पहले किसी जादुई जादू के शिकार थे या नहीं। यदि यह सिर्फ सैनिक होते जो साधारण लोग होते तो उन्हें स्लीपिंग गैस जैसी किसी चीज से मार गिराना संभव होता, लेकिन रैंक ए हंटर्स और उनकी असाधारण शारीरिक क्षमताएं भी इसके शिकार हो गईं। इसलिए ये किसी प्रकार का पारंपरिक हथियार नहीं हो सकता था। क्या ये चींटियों द्वारा छोड़ा गया जाल हो सकता है? जिनवू वास्तव में अभी बेरू को बाहर बुलाने और उससे इसके बारे में पूछने के लिए प्रलोभित था, लेकिन यदि उसने ऐसा किया तो यह अंत्येष्टि स्थल कुछ ही समय में रक्त रंजित युद्ध क्षेत्र में बदल सकता है। बात यह थी कि जिनवू को थोड़ी सी गिनती से ही यहाँ आसपास कुछ दर्जन उच्च रैंक वाले शिकारी दिखाई दे सकते थे। निस्संदेह उसे बेरू की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। नहीं, वह केवल उन शिकारियों के बारे में चिंतित था जो पूर्व चींटी राक्षस के साथ लड़ाई करने की जल्दबाजी कर रहे थे। यह तब था एक युवक जो एसोसिएशन का कर्मचारी रहा होगा तेजी से उनके पास आया और गो गनहुई के कान में कुछ फुसफुसाया। जिनवू से बात करते समय एसोसिएशन के अध्यक्ष के चेहरे पर उदासी भरी अभिव्यक्ति थी। एक मेहमान उम्मीद से जल्दी आ गया है और दुर्भाग्य से मुझे अब अपने रास्ते पर जाना होगा। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। आप भी सर। संक्षिप्त अलविदा कहने के बाद गो गनहुई जल्दी से कार्यक्रम स्थल से बाहर चले गए और उस अनाम कर्मचारी के साथ दृश्य से गायब हो गए।
अब चूंकि उसके पास एसोसिएशन में जाने का कोई कारण नहीं था, जिनवू ने सोचा कि वह इसके बजाय घर जा सकता है। वह भी कार्यक्रम स्थल से बाहर निकल गया और खड़ी वैन के स्थान की ओर चलने लगा। परंतु फिर यह क्या है? ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ समय पहले ही कुछ हैरान करने वाली पूंछ पकड़ ली थी। जिनवू ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। क्या आपको ये पूरी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि किसी का पीछा करते समय पता न चले? इतना ही नहीं, कोई भी पुराना नियमित व्यक्ति रैंक एस हंटर का पीछा करने के बारे में सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं करेगा। चूंकि वह कैमरे की आवाज नहीं सुन सका, इसलिए उसके पीछे चल रहा व्यक्ति पत्रकार नहीं लग रहा था। अरे, ये व्यक्ति अपनी उपस्थिति को छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। इस बात को लेकर उत्सुकता थी कि पूंछ कितनी देर तक उसका पीछा करेगी, साथ ही यह व्यक्ति उसे पकड़ने के बाद क्या करेगा। जिनवू ने बिना कुछ कहे वैन की ओर चलते रहने का फैसला किया और निश्चित रूप से पूंछ पूरी लगन से उसके पीछे पीछे चली। जिनवू यहां और अधिक हतप्रभ हो रहा था। उसे पहली बार यह भी एहसास हुआ कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ गंभीरता से व्यवहार नहीं करना चाहता था जो उसके काम में इतना गैरपेशेवर हो। तथापि जैसे ही जिनवू अपनी वैन के दरवाजे का हैंडल पकड़ने वाला था, उसने पीछे से उसे बुलाने वाली आवाज सुनी। क्या आप मिस्टर सेउंग जिनवू हैं? जिनवू थोड़ा मुस्कुराया और मन ही मन सोचते हुए पलटा, ठीक है, तुमने आखिरकार अपना असली रंग प्रकट कर दिया है ना? हाँ, मैं हूँ। लेकिन फिर जिनवू अपने प्रतिद्वंद्वी के चेहरे की पुष्टि करने के बाद क्षण भर के लिए हतप्रभ रह गया। वह विदेशी है। उस आदमी की कोरियाई भाषा इतनी उत्तम थी कि जिनवू को उसके पश्चिमी होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इस बीच एक युवा पश्चिमी व्यक्ति, जिसने इतना स्लीक बिजनेस सूट पहना था कि वह एक फैशन स्टेटमेंट बन गया था, उसकी मुस्कान उसके सुनहरे बालों के रंग की तरह उज्ज्वल थी। उस आदमी ने एक बिजनेस कार्ड निकाला और जिनवू को पेश किया। उनका नाम, जिस संगठन के लिए उसने काम किया, साथ ही उसके संपर्क नंबर, सभी कार्ड पर बड़े सुपाठ्य अक्षरों में मुद्रित थे। वरिष्ठ एजेंट एडम व्हाइट, हंटर ब्यूरो, संयुक्त राज्य अमेरिका। हंटर ब्यूरो अब अमेरिका के सबसे शक्तिशाली संगठन का एक विशिष्ट एजेंट उससे क्या चाहता था? नहीं, केवल एक ही कारण है कि हंटर ब्यूरो किसी हंटर से बात करना चाहेगा। जिनवू ने अपनी आंखें कार्ड से हटा ली और सीधे एजेंट की ओर देखा, जिससे अमेरिकी को एक सनी मुस्कान के साथ अपना परिचय देने के लिए प्रेरित किया गया। आपसे परिचित होना खुशी की बात है, सेउंग जिनवू हंटर महोदय। कृपया अब से मुझे एडम कहकर बुलाएं। चैप्टर 130। जिनवू ने एडम व्हाइट नाम के युवा अमेरिकी व्यक्ति पर अपनी नजरें गड़ा दी, जो हंटर ब्यूरो का एजेंट निकला। उस आदमी की आंखों की चमक से पता चलता है कि उसका जिनवू के प्रति कोई भी बुरा इरादा नहीं था। दुनिया भर से शीर्ष शिकारियों को लाने के लिए अमेरिकियों द्वारा अत्यधिक धनराशि खर्च करना पहले से ही एक सर्वविदित तथ्य था। तो जिनवू ने सोचा कि वह व्यक्ति अपना परिचय देने के तुरंत बाद अमेरिका आने के गुणों का गुणगान करना शुरू कर देगा। हालांकि एडम व्हाइट ने आगे जो कहा वह उसकी उम्मीदों के बिल्कुल विपरीत था। एक जानकारी है जिसे हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, हंटर महोदय। जानकारी? क्या ये? हाँ, और आपने इस जानकारी के बारे में दुनिया के किसी अन्य मौजूदा देश या संगठन से कभी नहीं सुना होगा। बेशक, हमारे अलावा। जिनवू ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। उसके जैसे विदेशी शिकारी, एक पूर्ण अजनबी को इतनी उच्च वर्गीकृत जानकारी प्रकट करने का उसका कारण क्या होगा? आप मेरे साथ ऐसी जानकारी क्यों साझा करना चाहते हैं? जिनवू का गहन प्रश्न एडम व्हाइट की ओर से एक और ताजा मुस्कान लाने में कामयाब रहा। विशेष रूप से चुने गए कुछ लोगों के विशिष्ट समूह को ये जानकारी प्रकट करने से हमें निश्चित रूप से बदले में कुछ मिलेगा। उसने कहा, विशेष रूप से चुने हुए कुछ लोग, जिसका मतलब था कि अमेरिकियों ने जिनवू को अब उस श्रेणी में प्रवेश करने के योग्य माना। निश्चित रूप से इससे उसकी जिज्ञासा काफी बढ़ गई। ठीक है, चलो सुनते हैं। जहां तक मुझे आपको बताने की अनुमति है, हंटर महोदय, बाकी के लिए आपको इसे हमारे उपनिदेशक से सुनना होगा। शक्तिशाली हंटर ब्यूरो के उपनिदेशक, एक व्यक्ति जिसके पास किसी सरकार के मंत्री से भी अधिक राजनीतिक रसूख था, वह वास्तव में इस समय दक्षिण कोरिया में था। तो फिर ऐसा लगता है कि यह कोई सामान्य जानकारी नहीं हो सकती। एडम व्हाइट ने सोचा होगा कि वह जिनवू की जिज्ञासा की लपटों को भड़काने में सफल रहा, क्योंकि उसने अंततः मुख्य विषय पर गहराई से विचार किया। हमारे पास में एक कार तैयार है। उपनिदेशक से मिलने के लिए मेरे साथ चलना कैसा रहेगा? हालांकि दुर्भाग्य से उसके लिए, ये जिनवू था जिसने इस मामले में अंतिम निर्णय लिया था। जानकारी? क्या ये केवल दो चीजों में से एक हो सकता है। या तो यह ऐसी जानकारी थी जिसके बारे में जानने के बाद उसे किसी तरह से फायदा होगा, या उसके जीवन के बाद किसी के आने की सूचना थी।
मजे की बात यह है कि फिलहाल उसे इस मामले की तह तक जाने के लिए कोई बाध्यता महसूस नहीं हुई। फिलहाल वह ब्लैक चाबी की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था, भले ही यह जानकारी उसके लिए फायदेमंद साबित हुई हो। यदि यह बात की बात थी और वास्तव में कोई उसे बाहर ले जाना चाहता था, तो उसे उसमें भी विजयी होने का पूरा विश्वास था। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसा नहीं है कि मैं उन सूचनाओं पर पूरी तरह भरोसा कर सकता हूं जो ये लोग मुझे देंगे। सबसे पहले जानकारी साझा करने की यह पूरी बात महज एक छलावा भी हो सकती है। वह इस बात को लेकर भी आश्वस्त नहीं था कि प्रतिद्वंद्वी के हाथ उसके लिए उपयोगी होंगे, या इस मामले में कि प्रतिद्वंद्वी के पास कोई उपयोगी हाथ था भी या नहीं। तो क्या उसके लिए यहां नाक भान सिकोड़ने का कोई कारण था? वह तुरंत अपने निर्णय पर पहुंच गया। मैं इस पर सोचूंगा और बाद में तुम्हें फोन करूंगा। एडम को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सिर के पीछे मुक्का मार दिया हो, क्योंकि बातचीत के इस अप्रत्याशित मोड़ ने उसे सदमे में डाल दिया। क्या हंटर ब्यूरो के उपनिदेशक जानकारी साझा करने के लिए इस तरह से आए थे, फिर भी वह इसे नजरअंदाज कर रहा है और अपने रास्ते जाना चाहता है? जिन वू को ऐसा नहीं लग रहा था कि वह यहां झांसा दे रहा है, क्योंकि वह पहले से ही वैन के ड्राइवर का दरवाजा खोल रहा था। एडम वाइट के माथे पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। यदि हंटर सियोंग जिनवू को अब अपनी उंगलियों से फिसलने की अनुमति दी गई थी, तो कौन जानता था कि उसे ऐसा दूसरा मौका कब मिलेगा। नहीं, इस बात की भी स्पष्ट संभावना थी कि यह आखिरी बार हो सकता है। यह अज्ञात था कि कोरियाई इस प्रतिक्रिया का इरादा रखता था या नहीं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि चूके हुए अवसर का अफसोस वे ही होंगे, वह नहीं। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। जैसे ही जिन वू वैन में चढ़ने ही वाला था, बेचैन एडम वाइट तुरंत चिल्लाया, कृपया रुको। जिन वू ने अपनी उदासीन दृष्टि एडम वाइट की ओर स्थानांतरित कर दी, जिन वू की जिज्ञासा को और अधिक बढ़ाने की आशा करते हुए, भले ही ये केवल एक अंश तक ही क्यों न हो। एडम वाइट ने जल्दी से आगे बढ़ना जारी रखा। एक अपग्रेडर। एडम ने एक पराजित व्यक्ति की अभिव्यक्ति बनाई और उस शब्द के पीछे का अर्थ समझाया जो उसने अभी कहा था। क्या आप जानते हैं कि एक जागृत व्यक्ति है जो अन्य जागृतों की क्षमताओं को बढ़ा सकता है? हाँ, तुम्हें शुरू से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी। तुरंत जिन वू को एहसास हुआ कि हंटर ब्यूरो के उपनिदेशक एजेंट एडम वाइट द्वारा साझा की जा रही सामग्री वास्तव में महज जानकारी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण थी। एक जागृत जो अन्य जागृतों को बढ़ा सकता है, क्या ऐसा है? अंततः जिन वू को अब काफी मजबूर महसूस हुआ। उसने आधा घुसा पैर वैन से बाहर निकाला और दरवाजा बंद कर दिया। ये देखने के बाद एडम ने राहत की सांस ली। वाह! हालांकि जब उसने अपना सिर उठाया, तो जिन वू पहले से ही उससे कुछ इंच की दूरी पर खड़ा था। चौंका हुआ एडम वाइट डर के मारे एक कदम पीछे हट गया, लेकिन जिन वू ने इसकी परवाह नहीं की और बस उस आदमी से पूछा, मुझे कहाँ जाना चाहिए? दो व्यक्तियों को ले जाने वाला काला सैलून एक प्रसिद्ध लग्जरी होटल के सामने रुका। जिन वू ने नोट किया कि होटल का नाम वही था जो यू जिनहो द्वारा हाल ही में उसे सौंपे गए ज्ञापन में दिया गया था। रुको, जिस अंग्रेजी बोलने वाले विदेशी यू जिनहो के बारे में बात हो रही थी, क्या वह इन लोगों में से एक हो सकता था? जिन वू ने एडम वाइट का पीछा किया और स्वीट पर चढ़ गया जहां उपनिदेशक उसका इंतजार कर रहा था। हंटर ब्यूरो के उपनिदेशक माइकल कॉनर अपने अधीनस्थ के पीछे खड़े एक निश्चित ओरिएंटल व्यक्ति को देखकर अपनी उत्तेजना को छुपाने में विफल रहा। बहुत अच्छा। बातचीत के अधिक कठिन पहलुओं में से एक दूसरे पक्ष को बातचीत की मेज पर लाना था। कोई यह भी घोषणा कर सकता है कि ऐसा करने से आधी लड़ाई पहले ही जीत ली गई है। उपनिदेशक ने मुस्कुराते हुए सौहार्दपूर्ण ढंग से हाथ मिलाने के लिए जिन वू की ओर अपना हाथ बढ़ाया। मेरा नाम माइकल कॉनर है। मैं हंटर ब्यूरो का उपनिदेशक हूँ। उसके आत्म परिचय का एडम वाइट द्वारा बिजली की गति से धारा प्रवाह कोरियाई भाषा में अनुवाद किया गया। जिन वू ने उपनिदेशक का हाथ पकड़ा और हल्के से हिलाया। मैं हंटर सियोंग जिन वू हूँ। अब जब उनका संक्षिप्त परिचय समाप्त हो गया, तो वे एक मेज के विपरीत पक्षों पर बैठ गए। एडम अपने उपनिदेशक के बगल में खड़ा रहा। शुरू करने से पहले, क्या हमसे पहले विदेशी हंटर संबंधित संगठनों से होने का दावा करने वाले किसी व्यक्ति ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की थी? उपनिदेशक ने सीधे शुरुआती हमला बोला। अभी तक कोई नहीं। एक बार जब वह प्रत्याशित उत्तर दे दिया गया, तो उपनिदेशक के चेहरे पर विशुद्ध संतुष्टि की मुस्कान आ गई। लेकिन निश्चित रूप से पृथ्वी पर संयुक्त राज्य अमेरिका से तेज कोई और नहीं होना चाहिए। केवल बाकी सभी से एक कदम आगे रहने वाला स्ट्राइकर ही वास्तव में विजयी गोल कर सकता था। उपनिदेशक ने इस सुनहरे मौके को बर्बाद करने की योजना नहीं बनाई थी, जिसका आनंद अभी तक किसी और के पास नहीं था। खासकर तब जब उसका लक्ष्य वह व्यक्ति था जिसे उसके वरिष्ठ अधिकारी ने अपने पक्ष में करने का आदेश दिया था, चाहे लागत या तरीका कुछ भी हो।
उसने इधर उधर भटकने की कोशिश भी नहीं की और सीधे विषय पर आ गया। मुझे आपके साथ खुलकर बात करने की अनुमति दीजिए, सेउंग जिनवू हंटर महोदय। गंभीर दृढ़ चेहरे के साथ उपनिदेशक ने फाइलों का एक बड़ा पहाड़ जिनवू की ओर बढ़ाया और आगे बढ़ता रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका में हम आपको चाहते हैं, सेउंग जिनवू हंटर महोदय। ये सभी दस्तावेज अमेरिका में प्रवास करने के लिए आवश्यक हैं। अब आमतौर पर इन कागजातों को संसाधित करने के लिए आपको कम से कम 1 या 2 साल की आवश्यकता होगी। हालांकि यह आपके लिए एक अलग कहानी होगी, सेउंग जिनवू हंटर महोदय। फिर उपनिदेशक ने अपनी तर्जनी उंगली उठाई। बस 1 सेकंड, उसने अत्यंत आश्वस्त स्वर में घोषणा की। यदि आप आप्रवासन के लिए सहमत हैं तो आप 1 सेकंड में अमेरिकी नागरिक बन जाएंगे। और एक साधारण नियमित नागरिक के रूप में भी नहीं, आप देश के मौजूदा शीर्षक्रम के शिकारियों के समान व्यवहार प्राप्त करने के पात्र बन जाते हैं। अब तक सब कुछ वैसा ही था जैसा जिनवू को इस आदमी से सुनने की उम्मीद थी। हालांकि वह जिस चीज के बारे में जानना चाहता था वह अपग्रेड नामक इस जागृति से संबंधित जानकारी थी। उसने अपनी निगाहें एडम की ओर घुमाई, जिससे अमेरिकी एजेंट थोड़ा सकपका गया और उसने अपनी आंखें दूसरी ओर घुमा ली। जिनवू ने पीछे मुड़कर उपनिदेशक की ओर देखा। लेकिन मैं यहाँ केवल इसलिए आया क्योंकि एडम ने कुछ जानकारी के बारे में कुछ कहा था। यह सुनते ही उपनिदेशक ने जोर से हंसी उड़ाई। मैं जिस बारे में बात कर रहा था उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं नहीं समझता, हंटर महोदय। यदि आप हमें अपना वचन देते हैं कि आप अगले अमेरिकी शिकारी बनेंगे, तो हम निश्चित रूप से आपकी क्षमताओं को और भी ऊंचे स्तर तक बढ़ा देंगे। तथाकथित अपग्रेडर। ऐसा लग रहा था कि यह जागृत वास्तव में वही कर सकता है जो उस उपनाम में निहित है। फिर भी जिनवू पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था, भले ही उपनिदेशक ने लगभग वही बात कही जो एजेंट एडम व्हाइट ने कही थी। क्या सचमुच कोई जागृत व्यक्ति हो सकता है जिसके पास ऐसी शक्ति हो? इसीलिए उसने ये सुनिश्चित करने का फैसला किया। किसी की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्या ऐसी चीज वास्तव में हो सकती है? जिनवू की स्पष्ट रुचि के कारण उपनिदेशक और भी अधिक उत्साहित हो गए। वास्तव में वह अभी हमारे साथ यही है। जिनवू को पहले से ही पता था कि होटल के स्वीट में कोई और भी है। कुछ समय पहले उसने वहीं पर बंद दरवाजे के अंतराल से रिसने वाली छोटी छोटी जादुई शक्ति को पकड़ लिया था। क्योंकि उत्सर्जित जादुई ऊर्जा इतनी शक्तिशाली नहीं लग रही थी, वह अंदर से सोच रहा था कि वह व्यक्ति हंटर ब्यूरो के उपनिदेशक जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति का अंगरक्षक बनने के लिए बहुत कमजोर था। और अब उसका शक सही साबित हुआ। डिप्टी डायरेक्टर ने तुरंत आदेश जारी कर दिया, कृपया मैडम सेलनर को यहां लाएं। लगभग तुरंत ही दरवाजा खोला गया और 2 एजेंटों ने एक मध्यम आयु वर्ग की अफ्रीकी अमेरिकी महिला को बाहर के कमरे से बाहर निकाला। जिनवू की आंखें उससे निकलने वाले एक अजीब कंपन को महसूस करने के बाद थोड़ी सिकुड़ गईं। किसी तरह उसने अन्य नियमित जागृति से एक अलग आभा प्रकट की। अफ्रीकी अमेरिकी महिला मेज के बगल में खड़ी थी और एजेंट ने तुरंत उसके लिए एक कुर्सी खींची। फिर वह खूबसूरती से कुशन के सिरे पर बैठ गई। उसने तुरंत पहचान लिया कि जिनवू कौन था और वास्तविक रुचि वाली मुस्कान बिखेरी। तो आप वीडियो में वह आदमी है। वह जिनवू के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी से पहले से ही परिचित थी और उसे किसी परिचय की आवश्यकता नहीं थी, इसलिए उपनिदेशक का काम थोड़ा आसान हो गया। ये मैडम नोर्मा सेलनर है। वह अकेली जागृत है, पूरी दुनिया में अपनी तरह की अकेली है, जो अन्य जागृतों की क्षमताओं को और भी अधिक ऊंचाइयों तक बढ़ा सकती है। परिचय के अंत में मैडम सेलनर ने जिनवू को अभिवादन के रूप में अपना सिर हिलाया। उसने भी अभिवादन का उत्तर सिर हिलाकर दिया। मैडम सेलनर, कृपया यदि आप चाहें तो संक्षेप में बताएं कि आप सेउंग जिनवू हंटर महोदय के साथ क्या कर सकते हैं। उसने अभी भी असंबद्ध जिनवू के चेहरे को घूरते हुए एक चिढ़ाने वाली मुस्कान बनाई। शुरुआत में हर किसी का लुक आपके जैसा ही होता है, हंटर महोदय। तथापि फिर वह जिनवू के करीब झुकी और उससे धीरे से फुसफुसाया, एक बार जब उन्हें स्वाद मिल जाता है तो उनके पास मुझसे और अधिक मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। मैडम प्लीज। उपनिदेशक ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली, जिससे वह जोर से हंसने लगी और हाथ हिलाने लगी। मैं जानती हूं, मुझे पता है। चिंता मत करो निदेशक कोना। मैं जानती हूं कि वह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। फिर भी एक आकर्षक मुस्कान के साथ मैडम सेलनर ने अपना स्पष्टीकरण देना शुरू किया। सेउंग जिनवू हंटर महोदय, जैसा कि आप पहले से ही जानते होंगे, सभी जागृत लोगों को एक सीमा का सामना करना पड़ता है जिसका वे उल्लंघन नहीं कर सकते। कोई भी इस पर काबू नहीं पा सकता। यही कारण है कि जागृत लोगों की श्रेणी कभी नहीं बदलेगी जब तक कि कोई व्यक्ति पुनः जागृति प्रक्रिया से गुजरने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली न हो।
ये सामान्य ज्ञान था जिसे वहां मौजूद सभी जीवित शिकारी अच्छी तरह से जानते थे। लेकिन मैडम, तुम कर सकती हो। इससे पहले कि जिन वो अपना प्रश्न समाप्त कर पाता, मैडम सेलनर ने केक के ऊपर स्ट्रॉबेरी के अंतिम टुकड़े को उठाने वाले एक छोटे बच्चे की अभिव्यक्ति बनाई जिसे वह आखिरी बार बचाकर रख रही थी। तुम सही हो। जिन वो की आंखें उत्तरोत्तर चौड़ी होती गईं। मैं 3 अलग अलग चरणों में उस सीमा को और भी अधिक बढ़ा सकती हूँ। मैं नहीं जानती कि इसे जबरन पुनः जागृति कहूं या विषय के भीतर पहले से ही सोई हुई अव्यक्त क्षमता को जागृत कर दूं, लेकिन हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। वह कितनी अविश्वसनीय क्षमता थी। उसने अभी जो बातें कही वे इतनी विस्फोटक थी कि दुनिया भर में पाए जाने वाले हर शीर्षक्रम के शिकारियों की आत्मा को हिलाकर रख देने वाली थी। जिन वो की नजर उपनिदेशक पर गई। उसने जो कहा उसकी पुष्टि करने के लिए उसने अपना सिर हिलाया। उसने जो कहा वह सब सच है। बात बस इतनी है कि एक बार जब वह अपनी शक्तियों का उपयोग कर लेती है तो उसे अपनी ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए एक लंबा ब्रेक लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए एक वर्ष में केवल 3 से 4 भाग्यशाली जागृत लोगों को ही इस लाभ का आनंद मिल पाता है। ये कितना प्रभावी है, ये व्यक्तियों पर निर्भर करता है, लेकिन एक बार जब कोई तीनों चरणों से गुजरता है तो वे कहते हैं कि वह अपनी मूल शक्तियों से कम 20% और अधिकतम 30% तक मजबूत हो गया है। 20 से 30%। उसके स्टेट मूल्यों का औसत 250 अंक के करीब होने के साथ यदि जिन वो को वह रहस्य वृद्धि मिलती है तो वह औसत मूल्य 300 अंक को पार कर जाएगा, इसके बजाय। निस्संदेह यह एक बहुत बड़ी छलांग होगी। बेशक जब तक ये लोग उससे झूठ नहीं बोल रहे थे। क्या वह एक ऐसी बफ कास्टिंग कर रही है जो किसी की शक्तियों को बढ़ाती है? या क्या ये निश्चित स्तर की सीमा बढ़ाने जैसा है? चाहे वह कुछ भी हो, उसके पास जो क्षमता थी वह सभी शिकारियों के लिए एक अनमोल खजाने की तरह होगी। जिसका मतलब ये भी था कि उन पर निशाना साधने वाले लोगों की भी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी क्षमता का ज्ञान सार्वजनिक कर दिया जाए तो। उपनिदेशक ने सिर हिलाया। यही कारण है कि मैडम सेलनर हमारे साथ है। वह भी ठीक उसी चीज के बारे में चिंतित थी जैसा कि जिन वू ने सोचा था, और लंबे विचार विमर्श के बाद वह हंटर ब्यूरो में शामिल हो गई, जो उसकी सुरक्षा की गारंटी देगा और साथ ही उसे अपनी शक्तियों का उपयोग जितनी बार चाहे उतनी बार करने देगा। हम उसकी पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और तदनुसार उसे पुरस्कृत करते हैं, जबकि वह उन शिकारियों की क्षमताओं को बढ़ाती है जिन्हें हम हमारे साथ जुड़ने के योग्य मानते हैं। हम लंबे समय से इस सहजीवी संबंध को बनाए हुए हैं, और इसलिए यहीं पर उपनिदेशक ने स्पष्टीकरण बुक किया। अब आतिशबाजी शुरू होने का समय हो गया है। मैडम सेलनर की क्षमता, यही वह उपहार है जो हम आपको देना चाहते हैं, हंटर महोदय। एक उपहार? क्या ये सचमुच? क्या इससे भी अधिक मूल्यवान कोई उपहार हो सकता है? यदि आप संयुक्त राज्य अमेरिका के हंटर बन जाते हैं तो आप ये लाभ प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति होंगे। इसके अलावा हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप जिस भी गिल्ड में शामिल होना चाहते हैं उसके साथ बातचीत करते समय आपको सर्वोत्तम संभव शर्तें मिले। एक सामान्य शिकारी के दृष्टिकोण से ये स्थितियां इतनी अच्छी थीं कि उन्हें मना नहीं किया जा सकता था। केवल अब जिन वू को समझ में आया कि क्यों हवांग डोंग सू ने एक बार भी संकोच नहीं किया और राज्यों में चला गया, जबकि हर कोई इसके लिए उसकी आलोचना कर रहा था। कथित तौर पर अमेरिकियों द्वारा उसे भुगतान की गई भारी धनराशि वास्तविक कारण को छिपाने के लिए एक कवर अप कहानी थी। अगर नियमित शिकारियों ने कभी ऐसी कहानी सुनी तो वे अपनी सामूहिक बदनामी खो देंगे। तो यदि आपने किसी शीर्ष शिकारी से कहा कि उसकी क्षमताओं को और भी बढ़ाया जा सकता है, उनके सही दिमाग में कौन ऐसा नहीं कहेगा? तथापि क्या आप साबित कर सकते हैं कि उसके पास सचमुच ऐसी शक्ति है? अब तक उसने जो कुछ भी कहा वह केवल शब्द थे और उसके समर्थन में अभी तक कोई सबूत नहीं था। अब आगे उसकी बारी थी। हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं। आज मैं यहाँ केवल पहला बटन पूर्ववत करने आई हूँ, आप जानते हैं। जिन वू को आखिरकार एहसास हुआ कि उसका पहले क्या मतलब था। एक स्वाद, और लोग उससे और अधिक की भीख मांगते हैं, क्या ऐसा था? जैसा कि उसने संकेत किया था, प्रत्येक शिकारी ने उसकी शक्तियों को अपनी आंखों से देखकर तुरंत अमेरिका जाने का फैसला किया, 100 में से 100। उसका गगनचुंबी आत्मविश्वास उसी पर आधारित था। उपनिदेशक ने चुपचाप जिन वू से एक प्रश्न पूछा। ये वैसा ही है जैसा वह कहती है। तो क्या आप हमें अपना पहला चरण अनलॉक करने देंगे? बदले में कुछ भी नहीं। इसे हमारी ओर से एक सेवा के रूप में सोचें, हंटर महोदय। मैडम सेलनर ने हल्के से जिन वू की कलाई पकड़ ली। जब वह उसकी ओर देखने लगा तो उसने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और उसे करीब आने का इशारा किया। कृपया मेरी आंखों में देखो। उस पर गहराई से गौर करें। वह आपका पहला कदम होगा। क्या वह सच कह रही थी?
ये पुष्टि करने के लिए कि क्या मैडम सेलनर के पास वास्तव में वह शक्ति है जिसकी हंटर बयूरो शपथ ले रहा था, जिनवू ने कुछ समय के लिए उसके निर्देशों का पालन करने का फैसला किया। उपनिदेशक कुर्सी के पीछे झुक गए और अपनी बाहें क्रॉस कर ली। ये हो चुका है, वह अब हमारा है। खेल पहले ही खत्म हो चुका था। हंटर सेओंग जिनवू अब तक लगातार उस ठंडी, उदासीन अभिव्यक्ति को बनाए रख रहा था, लेकिन ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि उसे अभी तक अनुभव नहीं हुआ था कि इस महिला की शक्ति क्या पेशकश कर सकती है। एक बार जब प्राकृतिक सीमा की पहली लिफ्टिंग पूरी हो गई, तो हंटर सेओंग जिनवू उसे जल्द से जल्द अपनी इच्छा से बता देगा। नहीं, यदि उसका व्यक्तित्व आवेगपूर्ण होता, तो वह अभी यही आव्रजन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर सकता था। डिप्टी डायरेक्टर की जिज्ञासा अब किसी और चीज पर केंद्रित हो गई। मुझे आश्चर्य है कि उसकी सीमा कितनी ऊंची होगी। उपनिदेशक ने अपनी बाहें फैला दी और अपनी ठुड्डी को रगड़ा। उसकी प्रत्याशा की आंखें दृढ़ता से जिनवू पर टिक गईं। लेकिन यह तब था। मैडम सेलनर ने अपनी सांसें खींच ली, क्योंकि उसकी आंखें काफी तेजी से कांपने लगीं।